क्या था, अब आप लोगों का क्लास होगा एनसीएल से रिलेटेड क्लासेस कब करवाएंगे? कल मैं एक क्लास लूंगा एनसीएल से रिलेटेड। एनसीएल से रिलेटेड मतलब एनसीएल के बारे में बताना है कि जो ओपन कास्ट का अलग से वो है, ओपन कास्ट का अलग से सिलेबस है, उसका कल एक क्लास ले लेंगे। ओके, कल से चालू करते हैं। सिद्धार्थ सर भी एक दो दिन में हो जाएगा। सिद्धार्थ सर का एक्चुअल में शादी ही था, जहाँ मुझे भी जाना पड़ा, 2 दिन गैप हो गया। अब एक दो दिन से के बाद से सिद्धार्थ सर भी आ जाएंगे। ओपन कास्ट कल एक क्लास लूंगा, फिर बीच बीच में ऐसे बीच बीच में एक एक क्लास ओपन कास्ट लेते जाएंगे। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं जहाँ पिछले क्लास में छोड़े थे। एक मिनट में इसको खोलूं तो कि आपका मैसेज पढ़ सके। आवाज क्लियर है ना? सर फिर कब तक हो सकता है? 1 फरवरी, 10 फरवरी मान के चल रहे हैं अपन। 10 फरवरी के बाद कभी भी हो सकता है। ओके, पेपर आपका 10 फरवरी मान के टारगेट रखिए, 10 फरवरी को। बाकी 20 फरवरी, 15 फरवरी कभी भी हो सकता है पेपर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खेला। ठीक है, चलिए जितने को जुड़ना था जुड़ गए और आते रहेंगे। अपन आज चालू करते हैं। कौन ओवरमैन साहब का मेल आ रहा है भाई? 30 नवंबर? 30 नवंबर तो नहीं यार, क्या 30 नवंबर क्या लिखे हो? ओवरमैन साहब का मेल आ रहा 30 नवंबर तक का। भाई दिसंबर चल रहा है, क्या 30 नवंबर बोल रहे हो? क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए चालू करते हैं ना। पिछले क्लास में चैप्टर 2 हमने पढ़ा था, लास्ट के 2 बज गए थे। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट और नोटिफाइड डिसीज का नोटिस जो रहता है वो 2 तो बज गए थे। तो अपन इसको आगे करते हैं। चलिए, पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसको। उसके बाद जहाँ छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में फॉर्म। इस मैक्सिमम फॉर्म्स जो भी हैं सब इसी चैप्टर में आपके अवेलेबल है। ओके, जितने भी फॉर्म है मैक्सिमम इसी चैप्टर में अवेलेबल है। दो 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 ठो फॉर्म जो है वो रेगुलेशन 117 128 में है, वो बाद में पढ़ेंगे। और अपन चालू करते हैं यहाँ से फॉर्म 1A से। ओके, रेगुलेशन नंबर 3 कहता है नोटिस ऑफ ओपनिंग। फॉर्म हमने डिस्कस कर लिया था, हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। फॉर्म 1A, ठीक है। नोटिस ऑफ ओपनिंग, आपको माइंस मिल गया, आपने नोटिस दिया फॉर्म 1A में कि हम माइंस खोलना चाहते हैं। माइंस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि माइंस खोलने से 30 दिन पहले आपको नोटिस देना है। ठीक है। और फॉर्म 1B मतलब एक बार खोलना चाहते हैं, किसी कारणवश बंद होता है, जिसको फॉर्म 1C में देते हैं। और रीओपनिंग, ओपनिंग रीओपनिंग देखिए राइमिंग जैसा है, आपको याद रहेगा। नोटिस ऑफ फॉर्म 1A में नोटिस ऑफ ओपनिंग देना है, फॉर्म 1B में नोटिस ऑफ रीओपनिंग देना है। आज आज मैं फ्री हूँ यार, आज पूरा पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। वैसे ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन ठीक है, आपको एक जगह पूरा कंटेंट मिल जाएगा। जो भी आज पीडीएफ है, आज मैं क्लास के बाद सब कुछ अपलोड कर दूंगा। ओके, चलिए चालू अपन कंटिन्यू करते हैं। फॉर्म 1A हो गया नोटिस ऑफ ओपनिंग। 1B री ओपनिंग हो गया था, किसी कारणवश बंद होता है। ठीक है, अबंडनमेंट होता है, तो नोटिस ऑफ क्लोजर और अबंडनमेंट क्या हो गया? फॉर्म 1C। और फॉर्म 1D क्या था? डिसकंटिन्यूंस। डिसकंटिन्यूंस मतलब किसी कारणवश आपका माइंस रुक गया है, उसे दोबारा खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्म 1A से 1D। पिछले क्लास में अच्छे से डिटेल से हमने इसको पढ़ा था। एक बार अगर अब पिछले क्लास को आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी क्या है, शॉर्ट में निपटा रहे हैं अपन, क्योंकि अपने को आगे भी बढ़ना है, नहीं तो इधर ही अपन अटक जाएंगे। नोटिस ऑफ देखिए, फिर क्या था? 2 वाले के जितने भी केस थे, देखिए रेगुलेशन 7, ये जितने भी केस थे वो क्या था? 7 दिन का केस था। रेगुलेशन 7 7 डे का केस था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। ओके, तो स्टार्टिंग क्या था? खदान का नाम चेंज हो सकता है 2A। माइंस के ऑनर का नाम चेंज हो सकता है 2B। ओके, नोटिस ऑफ चेंज इन एड्रेस, ऑनर एजेंट या मैनेजर का एड्रेस चेंज हो सकता है 2C। ठीक है, अपॉइंटमेंट और टर्मिनेशन नीचे के दो याद ही रहेंगे, 2D 2 याद होना चाहिए हमेशा, कि अपॉइंटमेंट करते हैं ऑनर एजेंट मैनेजर एटसेट्रा जो भी है।
उसको, ठीक है। 2D हो गया, और टर्मिनेशन मतलब नौकरी से हटाते हैं तो 2E में देते हैं। एनुअल रिटर्न्स आपका कोयला कितना निकला उसको 1 फरवरी से पहले फॉर्म 3 में देते हैं, ठीक है। एक्सीडेंट अभी हम पढ़ेंगे 4A 4B 4C। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट मतलब माइंस में अगर एक्सीडेंट हुआ तो 4A में दे देंगे, कुछ हो मतलब उसमें किसी की डेथ हो या ना हो, लेकिन एक्सीडेंट हुआ है तो फॉर्म 4A में दे देंगे। अब उस एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो गई, ओके, डेथ हो गई, या कोई रिपोर्टेबल इंजरी था वो सीरियस बॉडली इंजरी में कन्वर्ट हो गया तो उसको फॉर्म 4B में देते हैं। ओनली एक्सीडेंट हो, कोई मरा हो या ना मरा हो, एक्सीडेंट हुआ फॉर्म 4A में अपन दे देंगे। कोई मर गया या थोड़ा बहुत इंजरी था वो सीरियस इंजरी में कन्वर्ट हो गया। एनुअल रिटर्न अभी हम उसको भी पढ़ेंगे, देखिए इससे भी पढ़ेंगे ताकि आपको और क्लियर हो कि एनुअल रिटर्न क्या है, ओके। अभी फिलहाल इसमें अपन फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। एनुअल रिटर्न मतलब साल भर में आपने कितना कोयला निकाला उसका एक रिपोर्ट हम रिटर्न तैयार करते हैं कि इतना कोयला हमने निकाला, उसको अपन नोटिस में भेजते हैं। अभी और अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर होगा, ये सिर्फ अभी फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। किसी को नोटिफाइड डिसीज हो गया, माइंस एक्ट में नोटिफाइड डिसीज दिया हुआ है, ठीक, वो फॉर्म 5 में अपन भरते हैं, ये अपने को याद रखना है, फॉर्म 5। ये 3 और 5 तो अलग सा है, बाकी 2A 2B C 2D वाला केस है, ओके। 3 5 क्या था, एनुअल रिटर्न 3 याद रखना है और डिसीज का लास्ट में 5 याद रखना है। और ये 2 रेगुलेशन अपन बाद में पढ़ेंगे। 117 में क्या, चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर आता है माइंस में, कुछ कमी निकालता है तो फॉर्म 6 में भरता है। और मैनेजर चार्ज रिपोर्ट क्या है, मैनेजर का मान लो ट्रांसफर हो गया, रिटायर हो गया, तो जो जाने वाला मैनेजर है वो आने वाले मैनेजर को पूरा कार्यभार संभाल देगा कि ये चीजें हैं माइंस में, उसको फॉर्म 7 बोलते हैं। अवधेश क्या लिखे हो, रूल और सीएमआर में डेट अलग अलग है। हाँ ठीक है, सीएमआर अपडेट हुआ है 2017 में तो डेट अलग हो सकता है, तो आपको सीएमआर को मान के चलना है, क्लियर। 4 बताना है फिर से। एक्सीडेंट अभी हम अच्छे से पढ़े नहीं है, ठीक है, एक्सीडेंट आज इसको अच्छे से पढ़ेंगे, फॉर्म 4 आपको क्लियर होगा, ओके। ये था फॉर्म की बात। अब चलिए हल्का से इसको क्या क्या पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। नोटिस ऑफ ओपनिंग, नोटिस ऑफ ओपनिंग 30 दिन पहले देते हैं, क्लियर रखना है, 30 दिन पहले देते हैं। किसको देते हैं, चीफ इंस्पेक्टर को देते हैं, ओके। चीफ इंस्पेक्टर को देते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर को देते हैं। एक्ट में आपका इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस भी लिखा है, ठीक है, और डीएम भी लिखा है, तो ये चारों में से कोई भी ऑप्शन आएगा आपको टिक करना है। अगर अकॉर्डिंग टू सीएमआर 2017 बोलेगा तो ओनली चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर ऑप्शन रहा, तो ये दोनों को ही भरेंगे, ठीक है। कोई अकॉर्डिंग टू सीएमआर एक्ट कुछ नहीं बोला, चारों ऑप्शन है तो ऑल ऑफ द एबव आंसर लिख के आएंगे, ठीक है। 30 दिन पहले देंगे, ये क्लियर हो गया। अब बोलेंगे नोटिस ऑफ ओपनिंग के साथ क्या क्या दिया जाता है, ये हमने पढ़ा था। ये प्लान, एक प्लान दिया जाता है जिसमें एक मिनट, आप मान लीजिए आप क्या है, ऑनर एजेंट या मैनेजर हैं, ठीक है, आप क्या है, ऑनर एजेंट या मैनेजर हैं, तो आप नोटिस ऑफ ओपनिंग भर रहे हैं, ये एज्यूम कीजिए, ठीक है। तो आप क्या क्या देंगे, तो सबसे पहले तो फॉर्म 1A देंगे, ओके। फॉर्म 1A जो भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, एक क्या लिखे हो, रेगुलेशन 5 बॉयलर्स क्या होता है, रेगुलेशन 5 अभी अभी अपन इसको वो कर रहे हैं ना, अपन इसको अभी डिस्कस कर रहे हैं, आपका रेगुलेशन 5 ये सब क्लियर होगा आगे, ठीक है। एक मंथ, एक मंथ दिया है कि 30 डेज लिखा है, बात एक मंथ मान के चले, अच्छा कहीं कहीं 31 दिन भी हो सकता है। 30 डेज नहीं, अच्छा कंफ्यूजन, एक मिनट। एक्ट, एक्ट वाली बुक कहाँ है, ओपन कास्ट कल पहला क्लास होगा, ओपन कास्ट कल पहला क्लास होगा, और 30 डेज नहीं, एक मंथ लिखा है माइंस एक्ट में, ठीक है। 30 दिन मतलब एक मंथ ही होता है, कहीं कहीं 31 दिन का महीना भी होता है, तो चलिए एक मंथ ही बोलते हैं इसको, कंफ्यूजन दूर करते हैं, ठीक है। 30 डे मतलब एक महीना ही, लेकिन 31st डे का भी वो होता है, तो एक मंथ ही इसको लिख के चलते हैं। चलिए इसको अपन 30 डे को हटा देते हैं, ठीक है, 30 डे को आप हटा दीजिए। 30 डे मतलब एक महीना ही, लेकिन 31 का महीना भी होता है, इसलिए कंफ्यूजन होगा, इससे अच्छा है अपन एक महीना ही लिखते हैं, ओके। एक मंथ, एक मंथ पहले देंगे, चीफ इंस्पेक्टर आईबीएम डीएम को देंगे, ओके। ये क्लियर हुआ। अब आप मान लीजिए मैनेजर हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आपने दिया, फॉर्म 1A, फॉर्म 1A दिया, उसके साथ क्या दिया, एक प्लान दिया,
जिस प्लान में बाउंड्री वगैरह शो होंगे, ठीक है, सॉफ्ट ओपनिंग वगैरह शो होंगे। ये हो गया। अपन इसको शॉर्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि इसको पढ़ चुके हैं। अगर और डिटेल में पढ़ना है तो पिछला क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा, वरना अपन इसी चैप्टर 2 में ही अटके रह जाएंगे अगर डिटेल में जाएंगे तो। फॉर्म 1 ए हो गया, प्लान दे दिए। फिर एक क्या बोला था, सरफेस प्लान देंगे अपन, ठीक है, सरफेस प्लान देंगे। और क्या था, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान देंगे। ओके, ये सारी चीजें हैं। आपने नोटिस भर रहे हैं तो उसके साथ क्या क्या देंगे, फॉर्म 1 ए देंगे, एक प्लान देंगे जिसमें बाउंड्री और माइंस ओपनिंग वगैरह शो होगा, सेफ्टी सरफेस प्लान देंगे और एसएमपी प्लान देंगे। और एक केस मैंने बताया था, मान लीजिए 2017 के सीएमआर आने से पहले आपका माइंस खुल चुका है, तो अपन क्या कंडीशन लिखा था कि ये सरफेस प्लान, सीएमआर 2017 आने से पहले माइंस खुल चुका है, तो ये सरफेस प्लान और एसएमपी वो वाले माइंस जमा नहीं किए होंगे। तो उस केस में आपको 1 साल का समय दिया था, 1 साल का समय दिया था एसएमपी देने के लिए कि 2017 में लागू हो गया। उसके 1 साल के अंदर जो माइंस एसएमपी नहीं जमा किए हैं वो एसएमपी जमा करेंगे। और सरफेस प्लान के लिए कितना समय दिया था, 60 डेज था। ठीक है, ये देखिए 60 डेज सरफेस प्लान के लिए कितना समय दिया था, 60 डेज। और एसएमपी के लिए 1 साल दिया था। मतलब आपका सीएमआर 2017 आने से पहले माइंस हैं, सीएमआर 2017 में ये रूल आया कि सरफेस प्लान और एसएमपी दे, तो सरफेस प्लान आपको 60 दिन के अंदर देना है सीएमआर लागू होने के बाद, ठीक है। और एसएमपी जो है उसके लिए 1 साल का समय दिया था, 1 साल के अंदर आप एसएमपी जमा कीजिए जो ऑलरेडी ओपन है। ये हो गया। और आपका ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर। फोर्थ विथ, हाँ, अब देखिए एक क्या है, माइंड ओपन हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। ओपन होने पे क्या होगा, फोर्थ विथ मतलब तुरंत, तुरंत कम्युनिकेट करेंगे अपन सीआई आरआई और डीएम को कि हमारा माइंस ओपन हो चुका है। ऊपर की चीजें जो थी वो क्या था, 30 दिन पहले हमको माइंस खुलने से 30 दिन पहले बताना था। अब क्या हो गया, यहाँ ओपेंड मतलब माइंस खुल गया, ठीक है। अब हमारा माइंस खुल गया, प्रोडक्शन नहीं, माइंस हमने काम चालू कर दिया माइंस में। तो फोर्थ विथ मतलब तुरंत हम देंगे सीआई आरआई और डीएम को, सीआई आरआई और डीएम को क्या देंगे, तुरंत हम देंगे कि हमारा माइंस खुल चुका है। यहाँ तक अपना हो गया। तीसरा, एनुअल रिटर्न्स, मैंने बताया कि पिछले प्रीसीडिंग ईयर्स लिखा है, देखिए यहाँ प्रीसीडिंग ईयर लिखा है, नॉट फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो भी कोयला निकला उसका एक रिपोर्ट हम देंगे, किसमें, 1 फरवरी से पहले, फर्स्ट डे, ठीक है। कौन देगा, ऑनर एजेंट और मैनेजर देगा। आर आई सी आई सॉरी सीआई आरआई और डीएम को देंगे। ओके, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर डीएम को देंगे 1 फरवरी या उससे पहले पिछले 1 साल का, ठीक है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हमने कितना कोयला निकाला, एनुअल रिटर्न उसी को कहते हैं। ओके, इतना हम रिपोर्ट देंगे चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। इफ माइन इज अबंडन और क्लोज्ड, अब माइंस अगर बंद हो गया, अब 1 फरवरी को देने का डेट तो दे दिया, अब मान लीजिए 30 अक्टूबर को आपका माइंस बंद हो गया, ठीक है। तो आप 1 फरवरी तक का वेट नहीं करेंगे। इस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे ही आपका बंद होगा, मान लो 30 अक्टूबर को बंद हुआ, तो 30 नवंबर मतलब 30 डेज से पहले पहले आपको क्या किसको देना है। और डिसकंटिन्यूअस केस में 60 डेज मैंने बोला था, ठीक है। बंद, अबंडन और क्लोज और डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू मतलब 60 दिन से ज्यादा के लिए डिसकंटिन्यू हो गया, तो उस केस में 30 दिन के अंदर अबंडनमेंट और क्लोज के कंडीशन में 30 दिन के अंदर देंगे। और डिसकंटिन्यूअस के केस में 90 दिन के अंदर देंगे। ये पिछले क्लास में मैंने अच्छे से समझाया है, अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं आप। ओके, क्लियर हुआ। मान लो 30 अक्टूबर को खत्म हो गया, तो 1 फरवरी तक का वेट नहीं करना है, 30 दिन के अंदर आपको एनुअल रिटर्न भर के दे देना है चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ये हो गया एनुअल रिटर्न। अब नोटिस ऑफ अबंडनमेंट क्लोजर देखिए, एनुअल रिटर्न हो गया। अब नोटिस ऑफ अबंडनमेंट और क्लोजर और डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस अलग होता है थोड़ा सा इसमें, और अबंडनमेंट क्लोजर को एक साथ मान के चलते हैं। ओके, अबंडनमेंट और क्लोजर को एक साथ मान के चलते हैं और डिसकंटिन्यूस को एक साथ मान कर चलते हैं। डिसकंटिन्यूस मतलब क्या, किसी कारणवश रुका और 60 दिन से ज्यादा रुक गया, 60 दिन डिसकंटिन्यूस के साथ हमेशा आप रोक जोड़ के रखिएगा, ठीक है। हमेशा 7 दिन 60 डेज डिसकंटिन्यूस के साथ हमेशा जोड़ के रखना है। तो देखिए अब क्या है, अबंडनमेंट और क्लोजर, ठीक है। इसका फॉर्म याद कीजिए, क्या था, फॉर्म 1C अबंडनमेंट, और अबंडनमेंट क्लोजर फॉर्म 1C, और डिसकंटिन्यूस के केस में 1D। ओके, यहाँ लिख लेते हैं अपन, आप नोट्स बनाते जाइए। मैं अपने बुक को ही क्या बोला था, बुक को ही नोट्स बनाने का कोशिश कीजिए। 1C और ये 1D। ओके, फॉर्म अबंडनमेंट क्लोजर 1C हो गया और ये 1D हो गया। अब देखिए क्या है, अगर हो गया तो कितने दिन में देना है,
अगर हमें पता है कि 30 दिन बाद बंद हो रहा है, ओके, 30 दिन बाद बंद हो रहा है, तो 30 दिन पहले हमें, बंद होने से 30 दिन पहले देना है चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ओके, कितने दिन पहले देना है? चीफ इंस्पेक्टर 30 डेज पहले देना है, 30 दिन पहले देना है। चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना है। और डिसकंटिन्यूंस के केस में 60 दिन जुड़ता है, इसलिए 90 दिन 30 डिसकंटिन्यूस। अच्छा, और इसमें 90 दिन का केस आएगा आगे, देखिए। चलिए आगे आएगा 90 दिन। ठीक है, 30 दिन पहले, अबंडनमेंट क्लोजर के 30 दिन पहले हमें क्या देना है? चीफ इंस्पेक्टर, आरआई और डीएम को हमें नोटिस देना है कि हम माइंस बंद करना चाहते हैं। उसका रीजन बताना है क्यों बंद हो रहा है, और नंबर ऑफ पर्सन कितना अफेक्टेड हो रहे हैं, ये सब बताना है उसमें। ओके, अपन शॉर्ट में इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आगे भी बढ़ना है, इसी में अटके नहीं रहना है। बाकी आप पिछला क्लास देख लीजिए, कुछ कंफ्यूजन होगा तो मैसेज कीजिएगा। मैसेज व्हाट्सएप में कर सकते हैं, या आप पर्सनल मैसेज कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, बट ये तो फालतू चीज़ था कि ऊपर वही 30 दिन पहले देना है, अगर कोई गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है हमारे माइंस के ऊपर तो। और क्या है, व्हेन अ माइन हैज बीन अबंडन्ड, यहाँ केस क्या हुआ? अबंडन मतलब बंद हो गया, क्लोज हो गया। तो उस केस में बंद होने के 7 दिन के अंदर, मतलब आज हमारा बंद हो गया 1 तारीख को, 1 दिसंबर को बंद हो गया, तो 7 दिसंबर तक हमको बता देना है CIRI DM को कि हमारा माइंस बंद हो चुका है। ओके, फॉर्म आपको क्लियर हो गया। अबंडनमेंट क्लोजर के केस में 1D में देते हैं, सॉरी 1C में देते हैं। डिसकंटिन्यूस के केस में 1D में देते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। अबंडनमेंट क्लोजर 1C और डिसकंटिन्यूस के केस में 1D। यहाँ हो गया फॉर्म 6, नोटिस ऑफ रीओपनिंग, मतलब जो भी किसी कारणवश हमने बंद कर दिया था माइंस, ओके, उसको दोबारा खोलना चाहते हैं। मान लीजिए घाटे पे ही था, कोई और आया भाई बोलेगा हम खोलना चाहते हैं उसको, तो उस केस में क्या है, खोलने से 30 दिन पहले, क्या देंगे? चीफ इंस्पेक्टर और डीएम, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डीएम को देंगे फॉर्म 3 में। ओके, नोटिस ऑफ ओपनिंग क्या था? फॉर्म 3। फॉर्म 3 में देंगे CIRI DM को 30 दिन पहले। ओके, 30 दिन पहले देंगे CIRI DM को कि हम माइंस खोलना चाहते हैं। और जैसे माइंस खुल गया तो फोर्थविथ मतलब तुरंत कम्युनिकेट करेंगे चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डीएम को। क्लियर है? ये नोटिस ऑफ रीओपनिंग हो गया। चेंज ऑफ ऑनरशिप देखिए, 2 वाला केस था, ठीक है, 2A 2B 2C 2D 2E तक, 2A से 2E तक इसमें फॉर्म आएंगे, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या हो सकता है? माइंस का नाम चेंज हो गया तो 2A, ठीक है, ऑनर चेंज हो गया तो 2B, ऑनर का एड्रेस चेंज हो गया तो 2C। ओके, और क्या था? अपॉइंटमेंट किया हमने किसी को तो 2E 2D, और टर्मिनेशन किया तो 2E। इस तरीके से याद रखना है। माइंस का नाम चेंज हो सकता है, ऑनर, ठीक है, एड्रेस चेंज हो सकता है। इस तरीके से आपको फॉर्म याद रखना है। ये जो है ना अपना, ये जो अपना है उसको हम फॉर्म 1, अरे यार नोटिस ऑफ रीओपनिंग मैंने फॉर्म 3 बता दिया क्या? सॉरी यार, फॉर्म 3 एनुअल रिटर्न था, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। फॉर्म 1 भी, धन्यवाद भाई, गलती बता दिया आपने। फॉर्म 1 भी है ना, ठीक है, गलत हो गया था, सॉरी। फॉर्म 1 भी नोटिस ऑफ ओपनिंग एनुअल रिटर्न फॉर्म 3 था, ये याद रखिएगा। ओके, ये इस वाले CMR में चैप्टर में फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ओके, ये रेगुलेशन नंबर 7 है, तो इससे जितने भी रिलेटेड आएंगे उसको 7 दिन के अंदर देना है, ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। ठीक है, 7 दिन के अंदर आपको देना है, ये ट्रिक याद कीजिए, नोटिस ऑफ रेगुलेशन नंबर 7 में। ठीक है, अब इसमें फॉर्म ही इम्पोर्टेंट था जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। अब ये नया आज से पढ़ेंगे, नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस और एक्सीडेंट। ओके, चालू हो गया है ना। पिछले क्लास तक हमने वहां तक डिस्कस कर लिया था, आज हम चालू करेंगे नया। देखिए क्या है, नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस और एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो समझ रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट हो गया वो बात तो आप समझ रहे हैं, एक्सीडेंट क्या होता है, डेंजरस अकरेंस क्या होता है, ये सारे चीजें CMR में दे दिया है कि डेंजरस अकरेंस क्या क्या हो सकता है। कुछ भी ऐसी माइंस में घटना जिससे इंसान के जिंदगी को खतरा हो सकता है, उसको डेंजरस अकरेंस कहते हैं, ये याद रखिएगा। एक्सप्लोजन हो गया, देखिए मिथेन का एक्सप्लोजन हो गया, इग्निशन हो गया, इस डेंजरस अकरेंस, इससे क्या होता है इंसान के, अब वो कुछ हुआ या ना हुआ वो अलग बात है, किसी कोई पर्सन इंजर्ड हुआ या ना हुआ वो अलग चीज है। डेंजरस अकरेंस मतलब कुछ हुआ, कुछ घटना हुआ जिससे इंसान को खतरा हो सकता था,
ठीक है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग और आउटब्रेक ऑफ फायर, ठीक है, अपरेंस ऑफ स्मोक और अदर इंडिकेशन ऑफ हीटिंग और आउटब्रेक ऑफ फायर, आग लग गया, स्पॉन्टेनियस हीटिंग चालू हो गया, मतलब आग लगने का संकेत है स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ठीक है। ये अंडरग्राउंड की माइंस की बात हो रही ना। अब आग तो ओपन कास्ट में जाएंगे तो आग ही आग आपको कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कारण दिखेगा, तो वो अलग चीज है। ये अंडरग्राउंड की बात हो रही है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हुआ, आग लग गया, ठीक है। तो इस केस में क्या है, डेंजरस अकरेंस कहलाएगा। फायर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग, कहीं भी आग लग गया, मशीनरी में आग लग गया, तो उससे क्या है, पर्सन इंजर्ड हो सकता है। ये सब डेंजरस अकरेंस के अंदर आ रहा है, ठीक है। कोई अ, किसी एक्सकेवेशन के हाइट से गिर गया, ठीक है, लोडिंग और ट्रांसपोर्ट मशीनरी से गिर गया, फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ एनी एक्सकेवेशन, ठीक है, ये आपका डेंजरस अकरेंस हो गया। कोई इक्विपमेंट फट गया अंडर प्रेशर से, जैसे मान लो टायर फट गया, है ना, तो वो हो गया आपका डेंजरस अकरेंस में। तो ये बहुत सारा कंडीशन है, तो वो तो आप देख के ही समझ में आ जाएगा ये डेंजरस अकरेंस है। चलिए, तो ये पहला लाइन पढ़ते हैं हम। व्हेन देयर अकर्स इन अबाउट माइंड, माइंड के अंदर अगर ऐसी कुछ घटना होती है, एन एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस बॉडली इंजरी, ठीक है, आपने एक्ट में पढ़ लिया होगा सीरियस बॉडली इंजरी क्या है, और कॉज ऑफ लाइफ, ओके। लॉस ऑफ लाइफ मतलब कोई खत्म हो गया या सीरियस बॉडली इंजरी हो गया इन कनेक्शन विथ माइनिंग ऑपरेशन, ये याद रखिएगा, ठीक है। माइनिंग ऑपरेशन से वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आप बाइक में जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया माइंस के अंदर, तो वो अलग चीज है। हाँ, ठीक है, बाइक में जा रहे हैं, आप बाइक से गिर गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, वो सब अलग चीज है। माइनिंग ऑपरेशन से वो जुड़ा होना चाहिए, ओके, माइनिंग ऑपरेशन से जुड़ा होना चाहिए, वो सब क्या कहलाएगा, एक्सीडेंट के अंदर आता है। और क्या है, ए रेडली आइडेंटिफिएबल इवेंट, कुछ ऐसा इवेंट मतलब कुछ ऐसा घटना, ठीक है, जो किसी पर्सन को इंजरी कर सकता है वर्क में। वही जो ये हम अभी डिस्कस कर रहे थे, एक्सप्लोजन, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, फायर, ये सब क्या कहलाएंगे, डेंजरस अकरेंस। एक्सीडेंट समझ में आ रहा है, एक्सीडेंट तो समझ में आ रहा है, माइनिंग ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ भी एक्सीडेंट हुआ तो उसको एक्सीडेंट कहते हैं। और डेंजरस अकरेंस मतलब कुछ ऐसा घटना हो गया जिससे इंसान की जिंदगी को खतरा हो सकता है, तो वो हो गया आपका डेंजरस अकरेंस, ओके। इनफ्लेमेबल गैस निकल गया तो डेंजरस अकरेंस क्या आ गया, ठीक है। इरप्शन और इंडस ऑफ वाटर, कहीं से पानी अचानक से निकलने लगा, इनंडेशन का खतरा हो गया, ओके, तो ये हो गया आपका डेंजरस अकरेंस, ठीक है। कोई पिलर का फेलियर हो गया, एक बार इसको रीडिंग मारेंगे, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा क्या क्या है। बाकी प्री मेच्योर कोलैप्स ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग, ठीक है, कहीं वर्किंग प्री मेच्योर कोलैप्स मतलब क्या होता है, वक्त से पहले हमें उम्मीद है कि ये छत गिरेगा कुछ समय के बाद, लेकिन वो वक्त से पहले गिर गया, तो उसको प्री मेच्योर कोलैप्स बोलते हैं, ओके। केविंग समझ रहे हैं ना, केविंग मतलब छत गिरना, छत मतलब हमको एक अंदाजा रहता है कि इतने समय बाद गिर जाएगा खरा, लेकिन जैसे ही हम पिलर निकाले और तुरंत गिर गया, तो प्रीमेच्योर कोलैप्स कहलाता है। एनी एक्सीडेंट एक्सप्लोसिव से रिलेटेड वो डेंजरस अकरेंस के अंदर आता है, ठीक है। रोप टूट गया, चेन, हेड गियर, कोई भी फेल, है ना, हेड गियर वगैरह पढ़े हैं आप, चेन, रोप कुछ भी टूट गया, पुल्ली टूट गया, तो ये सब डेंजरस अकरेंस के अंदर आता है। ओवर वाइंडिंग ऑफ केजेस पढ़ा होगा आपने, ठीक है, वाइंडिंग में, तो ये सब डेंजरस अकरेंस के अंदर आता है। इसी तरीके से बहुत सारा चीज है, एक रीडिंग आप मार लेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ब्रेकेज, फ्रैक्चर ऑफ वाइंडिंग इंजन का जो पूरा एक वो हेड गियर से लेके सब कुछ एक पार्ट्स वगैरह में से कुछ भी फेल हो गया, फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, तो वो सब डेंजरस अकरेंस के अंदर आता है। क्योंकि मान लीजिए कोई नहीं ऊपर नीचे हो रहा है तब तो ठीक है, मान लीजिए उसमें आदमी ऊपर नीचे होते रहता है वाइंडिंग में, और कुछ हो गया तो इसको अपन कर सकते हैं, ठीक है। आप ब्रेकेज, फ्रैक्चर और फेलियर ऑफ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मशीन, हाँ वो भी प्रीमेच्योर, वो भी आएगा, उसको वो प्रीमेच्योर कोलैप्स को वही बोल सकते हैं कि सपोर्ट हमने हटाया नहीं और वो गिर गया, है ना, अपना रूफ जो है गिर गया, ठीक, सही बात है, ये भी प्रीमेच्योर कोलैप्स में वो भी आएगा कि हमने सपोर्ट हटाया नहीं और क्या हो गया, रूफ हमारा गिर गया। अ स्लाइट कॉजिंग इंजरी टू एनी पर्सन, डैमेज टू एनी मशीनरी और इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल माइनिंग ऑपरेशन, ठीक है, ये सब हो गया। फेलियर ऑफ डंप और साइड इन ओपन कास्ट वर्किंग, ओपन कास्ट में ये एक्सीडेंट होता है, ठीक है, हम जो ओवरबर्डन को डंपिंग करते हैं, तो वो फेलियर ऑफ डंपिंग वो कहलाता है कि वो डंप न क्या होता है, डंप फेल हो जाता है, मतलब ये क्या है, पूरा डंप पूरा धंस जाता है, ऐसा बोल सकते हैं आप, फेलियर ऑफ डंप, ये धंस गया, ये भी डेंजरस अकरेंस में, क्योंकि यहाँ क्या डंपिंग हो रहा है, आपका डोजर कंटिन्यू चल रहा है, आपका टिपर या डंपर आके यहाँ यहाँ टिपर और डंपर आके यहाँ माल को गिरा रहे हैं, तो क्या क्या हो गया, ये डंप फेल हो गया, मतलब ये
मशीन आपका नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये सब आपका डेंजरस अकरेंस में आ जाएगा। कोई भी स्ट्रक्चर या इंस्टॉलेशन फेल होना जिससे कि इंसान को खतरा होगा, तो ये सब डेंजरस अकरेंस में आएगा, ठीक है। स्पार्क जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फ्लैश ओवर कॉजिंग बर्न इंजरी टू एनी पर्सन, कहीं स्पार्क हुआ जिसके कारण क्या होगा, किसी को इंजरी हो गया, कि बर्न मतलब जल गया उस स्पार्क से, तो वो कहलाएगा आपका डेंजरस अकरेंस। तो इस केस में देखिए अब क्या हो गया। अब आप इस केस में देखिए, अपने आप को एज्यूम कीजिए कि आप ऑनर एजेंट या मैनेजर है। मान लीजिए आप मैनेजर ही एज्यूम कीजिए अपने आप को, ठीक है। तो ऑनर एजेंट और मैनेजर, तो आपके खदान, मान लीजिए आप मैनेजर हैं और आपके माइंस में एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या क्या करेंगे, यहाँ अपने आप को रिलेट करके पढ़िए। आप सबसे पहले तुरंत क्या करेंगे, फोर्थविथ, ठीक है, तुरंत क्या करेंगे, फोर्थविथ मतलब तुरंत, तुरंत क्या करेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर, आसपास कौन सा, चीफ इंस्पेक्टर तो धनबाद में बैठा है, आसपास आपका रीजनल इंस्पेक्टर है, उसको तुरंत फोन या मैसेज, फैक्स, ईमेल या स्पेशल मैसेंजर मतलब व्हाट्सएप से तुरंत उसको इन्फॉर्म करेंगे। आप मैनेजर हैं, आपके माइंस में एक्सीडेंट हुआ, आप क्या करेंगे, आप तुरंत रीजनल इंस्पेक्टर को बताएंगे, चाहे टेलीफोन करके बताएं, स्पेशल मैसेंजर व्हाट्सएप से भेज दे, फैक्स, ईमेल या कुछ भी। तो सबसे पहला तो क्या है, फोर्थविथ मतलब तुरंत हम क्या करेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को फोन करके बता देंगे तुरंत। ओके, एक्सीडेंट हुआ, चाहे उसमें कोई मरा हो या ना मरा हो वो अलग केस है, पहला क्या है, हमारा एक्सीडेंट हुआ, ठीक। तो इस केस में आप तुरंत बता देंगे रीजनल इंस्पेक्टर को, आरआई को तुरंत बताना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर क्या लिखता है, shall also within 24 hours of every such occurrence। फिर उसके बाद क्या, 24 घंटे का केस आया कि एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद 24 घंटे के अंदर गिव नोटिस देयर ऑफ इन फॉर्म 4A में, ठीक है। यहाँ क्या है, फॉर्म 4A। अभी क्या है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई मरा है नहीं मरा है वो बाद की बात है, अभी सिर्फ हम एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर फॉर्म 4A में, ओके, 24 घंटे के अंदर फॉर्म 4A में भेजना है। किसको भेजना है, डीएम को भेजना है, चीफ इंस्पेक्टर को भेजना है, रीजन इंस्पेक्टर को भेजना है, ठीक है, इतना तो पहले भेजना है, सीआई, आरआई और डीएम, ठीक। अब कंपनसेशन कब मिलता है, एक और वर्ड लिखा है, एंड इन द केस ऑफ एक्सीडेंट मेंशन्ड इन क्लॉज ए में क्या लिखा था कि एक्सीडेंट में लॉस ऑफ लाइफ हो गया या सीरियस बॉडली इंजरी हो गया, ये क्लॉज ए जो है उसका मतलब क्या है, ये जो क्लॉज ए एक बार देख लेते हैं, ये क्लॉज ए में क्या लिखा है, लॉस ऑफ लाइफ हो गया मतलब कोई खत्म हो गया, या सीरियस बॉडली इंजरी होगा, इन दोनों केस में क्या कंपनसेशन मिलता है, ठीक है। कंपनसेशन मतलब पैसे, आर्थिक मदद कुछ किया जाता है। ओके, माइंस के अंदर अगर कोई खत्म होता है तो 15 लाख का इंस्टेंट आपको 3 दिन के अंदर कंपनी 15 लाख रुपए देती है माइंस के अंदर, अगर माइनिंग ऑपरेशन के कारण किसी का लाइफ खत्म होता है तो। ओके, ये डेथ के केस में बता रहा हूँ, जो 15 लाख का केस मैंने बताया, ये कोल इंडिया का पॉलिसी है। तो ठीक है, ये क्या है, क्लॉज ए, क्लॉज ए में, हाँ अगर इससे है तो कंपिटेंट ऑथोरिटी को भी हम भेजेंगे। तो क्या क्या केस हो गया, आप मैनेजर हैं, आपके माइंस में एक्सीडेंट हुआ, हमने तुरंत आरआई को टेलीफोन कर दिया, ठीक है। टेलीफोन ऐसे लिख लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में आप साइड में लिख सकते हैं या आप नोट्स बनाएंगे तो वो लिख लीजिए, टेलीफोन, फैक्स, ठीक है, स्पेशल मैसेंजर में व्हाट्सएप लिख लीजिए, स्पेशल मैसेंजर, ठीक है। तुरंत हमने रीजन इंस्पेक्टर को बता दिया। फिर 24 घंटे के अंदर फॉर्म 4A में चीफ इंस्पेक्टर, आरआई और डीएम को बताना है, और यदि किसी का लाइफ लॉस हुआ है या सीरियस बॉडली इंजरी हुआ है तो आपको कंपनसेशन अथॉरिटी को भी बताना है कि उसे हमें पैसा देना पड़ेगा। तो कंपनसेशन अथॉरिटी कहाँ कहाँ आएगा, जहाँ लॉस ऑफ लाइफ होगा या सीरियस बॉडली इंजरी होगा, वहाँ कंपनसेशन अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, इसे जोड़ना है। क्लियर हुआ कि क्या क्या करना है हमें, जैसे एक्सीडेंट हुआ तो हमें क्या करना है, आरआई को तुरंत फोन करके बताना है कि भैया एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद क्या करना है, 24 घंटा, ये 24 घंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर फॉर्म 4A में बताना है चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और यदि लॉस ऑफ लाइफ हुआ है या सीरियस इंजरी हुआ है तो कंपटेंट ऑथोरिटी ऑफ कंपनसेशन, जो ऑथोरिटी कंपनसेशन देगी, पैसा देगी, उसे भी हमें इन्फॉर्म करना है। ओके, तो ये हो गया। और जो नोटिस हमने ईमेल से भेजा है, यदि है ना, अगर ईमेल से कोई नोटिस भेजा है तो उसको इमिडिएटली क्या करेंगे, फैक्स या लेटर के रूप में भेजेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाले ये इतना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं
ये जो हमने इतना पॉइंट पढ़ा ना कि तुरंत किसको बताएंगे, आरआई को बताएंगे, कितने घंटे के अंदर हम नोटिस ऑफ एक्सीडेंट भेजेंगे, तो 24 घंटे के अंदर भेजेंगे, किस फॉर्म में भेजेंगे, फॉर्म 4A में भेजेंगे, ठीक है, किसको भेजेंगे, CIRI डीएम को भेजेंगे, अगर लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस एक्सीडेंट हुआ है तो कॉम्पिटेंट कंपनसेशन अथॉरिटी को भी भेजेंगे, ठीक है। इतने क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। 24 घंटा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको याद कीजिए, एक बार अच्छे से ध्यान देके पढ़ेंगे सब याद रहेगा, ठीक है। फिर क्या है हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग व्हाट्सएप में शायद डाल रहे थे ना, तो ये 14 दिन साफ साफ लिखा है, और कहीं को मत मानिए, आपका सीएमआर में 14 दिन लिखा है कि ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या होगा। 15 लाख वो कोल इंडिया का पॉलिसी है, वो सीएमआर ओएमआर में कुछ कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। वो कोल इंडिया का पॉलिसी है, कहीं लिखा हुआ नहीं है सीएमआर में। वो कोल इंडिया का पॉलिसी बुक पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा। The honor agent or manager shall simultaneously exhibit a copy of the notice referred in sub regulation 1, ठीक है। जो हमने नोटिस भेजा वो उसको क्या है, एक स्पेशल नोटिस बोर्ड रहेगा ऑफिस ऑफ द माइन फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीबिशन। ये जो 14 दिन है ना, ये आप व्हाट्सएप में भी मैं मैसेज व्हाट्सएप में भी मैंने रिप्लाई भी किया था, 14 दिन आपका सीएमआर का होता है। आप 14 दिन ही याद रखिए कि एक स्पेशल नोटिस बोर्ड में ऑनर और एजेंट और मैनेजर जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में 14 दिन के लिए चपका के रखेंगे नोटिस बोर्ड, नॉट लेस देन 14 दिन, ये देखिएगा, ठीक है। 15-16 दिन हो सकता है, जितना देर तक कोई उखाड़ता नहीं तब तक है, लेकिन 14 दिन तक भाई अपना नोटिस बोर्ड में चपका रहना चाहिए। हाँ ठीक है, टेस्ट में गलत हो गया था, कोई बात नहीं, मैंने उनको बता दिया है, वो उसको सुधार देंगे, 14 दिन ही होगा। आप टेस्ट में हो सकता है, आप देखिए, आप एनसीएल वगैरह मतलब एग्जाम भी देते हैं, उसमें कहीं कहीं एक आध आंसर गलत हो जाता है, ओके, फिर आप उसको क्लेम करते हैं तो वो सही करके फाइनल आपका रिजल्ट निकालता है। ठीक है, गलती से 14 दिन नहीं लिखा होगा, लेकिन ये 14 दिन है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि नोटिस बोर्ड में 14 दिन से कम या ज्यादा कुछ नहीं। नॉट लेस देन 14 डेज, 15, 16, 18 कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉट लेस देन वर्ड लिखा है मतलब 14 दिन से कम तो नहीं हो सकता। अच्छा, ये वर्ड को भी ध्यान दीजिएगा, नॉट लेस देन, ओके। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होता है तो वहाँ आंसर में अपन गड़बड़ कर देते हैं, नॉट लेस देन, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, 14 दिन से तो कम नहीं होना चाहिए, या एटलीस्ट 14 दिन, इस टाइप का भी वर्ड आ सकता है, ठीक है। या 14 डेज डायरेक्ट आएगा तो 14 डेज आप लिख देंगे। टेस्ट वगैरह के लिए आप आकाश से कांटेक्ट कर लीजिएगा, अगर टेस्ट में आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं, वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है, उससे तो आप ऐड हो सकते हैं, उसमें ऐड क्या करना है यार, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं हो तो फिर बोलिएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करवा दूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। ऊपर वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये 14 दिन इस लाइन में इंपॉर्टेंट था। वेन एन एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ, सीरियस बॉडली इंजरी और बर्न इंजरी, हाँ, अब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर कोई इंजरी होता है, ओके, when an accident causing loss of life, serious injury, burn injury occur in and about mine in mind in connection with generation, storage, transformation, transmission, supply and use of electrical energy। मतलब कुल मिला के इस पॉइंट का मतलब ये समझिए कि यदि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, स्पार्क से हो गया, कोई वायर में चपक गया, ओवरहेड वायर में कोई चपक गया या कुछ भी हुआ, तो अपन क्या करेंगे, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को भी वो भेजेंगे, ठीक है। ये हर माइंस के इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल का होता है, मेडिकल का भी होता है, ओके, और मैकेनिकल का होता है, माइनिंग का होता है, ठीक है। इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को अपन भेजेंगे टेलीफोन, फैक्स, ईमेल और बाई स्पेशल मैसेंजर से तुरंत, इन्फॉर्म फॉरथविथ, ओके। यदि, ठीक है, जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, मैं लिंक भेज दूंगा, आप ऐड हो जाओगे ग्रुप में। चलिए, इस पॉइंट का क्लियर हुआ। ये पॉइंट क्या था, अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट होता है तो तुरंत हम किसको इन्फॉर्म करेंगे, इनको भी इन्फॉर्म करेंगे, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का जो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है उसे हम तुरंत फैक्स, ईमेल और स्पेशल मैसेंजर से भेजेंगे। क्लियर है। अगर इलेक्ट्रिसिटी, नाम से ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्सीडेंट है तो इलेक्ट्रिकल के इंस्पेक्टर को जानकारी होना चाहिए। चलिए, ये हो गया। अब एक ये है, ये भी देखिए, इफ डेथ रिजल्ट फ्रॉम एन इंजरी ऑलरेडी रिपोर्टेड एज सीरियस और इफ एनी अदर इंजरी देन द सीरियस इंजरी बिकम सीरियस, द ऑनर जनरल वेल 24 hours of his being informed the same, give notice thereof to the DM, CIRI, complaint authority for reason also to the inspector of mines। देखिए,
अब देखिए क्या हो गया इस केस में, देखिए ये चौथा वाला जो लाइन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि कोई इंजरी था, सीरियस इंजरी था, ओके, कोई सीरियस इंजरी था, वो क्या हो गया, उससे डेथ हो गया। मान लीजिए सीरियस इंजरी है, हॉस्पिटल में भर्ती है सीरियस इंजरी है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उसका डेथ हो गया, ठीक है। या कोई ऐसी इंजरी था, रिपोर्टेबल था, लेकिन सीरियस इंजरी हो गया वो, ठीक है। तो ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या बोलेंगे, जैसे ही ऑनर एजेंट को, मैनेजर को इस बारे में पता चलेगा कि कोई हॉस्पिटल में भर्ती था, ठीक है, सीरियस था, लेकिन उसका डेथ हो गया, या फिर रिपोर्टेबल इंजरी था, हमें लगा अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत मोच वोच है, लेकिन उसका हड्डी टूट गया या बड़ा सीरियस इंजरी हो गया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, 24 घंटा यहाँ भी है। उस केस में जैसे ही मैनेजर को, या ऑनर एजेंट, मैनेजर, तीनों में से कोई भी दे सकता है, जैसे ही पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, तो 24 घंटे के अंदर फिर से अपन क्या करेंगे, डीएम सीआईआरआई को भेज देंगे, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इसमें भेजेंगे ही, क्योंकि कोई मरा है या सीरियस हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अगर ऐसा केस हुआ, फॉर्म 4 भी अभी आएगा, अभी आया नहीं है, ठीक है, अभी फॉर्म 4 भी नहीं आया है। अभी देखिए क्या है, ऐसा कुछ केस हुआ, 1 मिनट में बताऊं आपको, ऐसा कुछ केस हुआ, तो क्या करेंगे, अपन तुरंत भेजेंगे किसको, 24 घंटे के अंदर भेजेंगे सीआईआरआई डीएम को, ठीक है, सीआईआरआई और डीएम को। अगर हमें पता चला कि कोई सीरियस था वो मर गया, ठीक है, या कोई रिपोर्टेबल इंजरी था वो सीरियस हो गया, तो 24 घंटे के अंदर, यहाँ भी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ भी 24 घंटे का वक्त दे रहा है। जैसे पता चला 24 घंटे के अंदर सीआईआरआई डीएम और कंपिटेंट अथॉरिटी, सॉरी कंपनसेशन अथॉरिटी को हम भेजेंगे। क्लियर, कॉम्पेसेंट ऑथर को हम नोटिस भेज देंगे। अब देखिए यहाँ ये पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, पांचवा पॉइंट में फॉर्म 4B 4C का है, अगर कोई पर्सन किल्ड हो गया या इंजर्ड हो गया, है, कोई पर्सन किल्ड हो गया या ये ऊपर वाला, हाँ, ये चौथा वाला केस यदि हुआ है, कोई मर गया या इंजर्ड हो गया, ये ओके, इंजर्ड एज एबव, द ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल सेंड पर्टिकुलर इन द फॉर्म, सॉरी ये इसमें ये पुराना वाला मैंने यूज किया है क्योंकि अपने को मिल नहीं रहा था, ठीक है। ये जो फॉर्म लिखा है ना, फॉर्म 4B, कोई खत्म होगा तो फॉर्म 4B, ठीक है, 4B कोई खत्म हो गया तो फॉर्म 4B में भेजना है, ओके। 7 दिन के अंदर, विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर हमें पता, हाँ, सीरियस मतलब भाई, सीरियस इंजरी आपने एक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, जो क्या हो गया, आपका हाथ टूट गया या कुछ हो गया, वो सब सीरियस बॉडी इंजरी में आता है, ठीक है। कोई खत्म हो गया इसको फटल बोलते हैं, हम माइनिंग, माइनिंग वर्ड में क्या बोलते हैं, कोई खत्म होने को फटल बोलते हैं, ओके। मैं ये माइनिंग वर्ड जहाँ भी यूज होगा फटल समझ लीजिए, कोई उसमें डेथ हो गया है, ठीक है। तो सीरियस इंजरी में कंफ्यूजन, या माइनर रिपोर्टेबल क्या होता है, इंजरी चेंज होता है सीरियस में, वही आपका सीरियस बॉडी, जो मैं अभी ऊपर बताया ना, माइनर और रिपोर्टेबल इंजरी सीरियस में कन्वर्ट हो जाता है, और सीरियस है तो वो डेथ हो गया। ये दो केस में क्या होंगे, 4B। अभी तक 4A कहाँ तक था कि हमारे माइंड में एक्सीडेंट हुआ है, 4B कहाँ होगा, यदि कोई खत्म हो गया या रिपोर्टेबल इंजरी था, सीरियस में बदल गया, तो फॉर्म 4B उसमें भेजेंगे 7 दिन के अंदर। और क्या है, मान लीजिए कोई सीरियस इंजरी हुआ होगा, वो क्या है, रिटर्निंग टू ड्यूटी, ड्यूटी में वापस आया है, तो उसके वापस आने के 15 दिन के अंदर भी हम बताएंगे कि ये पर्सन इंजर्ड था इस एक्सीडेंट में, वो वापस आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्म 4C, ठीक। 3 फॉर्म इसमें यूज हो रहा है, देखिए 3 फॉर्म यूज हो रहा है, 4A 4B 4C। 4A मतलब एक्सीडेंट हुआ तो 4A में भेजना है, 4B मतलब कोई खत्म हो गया या रिपोर्टेबल सीरियस में कन्वर्ट हो गया तो 4B में भेजना है, 4C आपका क्या हो गया, देखिए यार, फॉर्म 4A 24 घंटे के अंदर भेज रहे हैं, अब वो सीरियस है, क्या पता खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, ओके। तो सिर्फ फॉर्म 4A में अपने को एक्सीडेंट का नेचर ये सब वगैरह बताना है कि एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। फॉर्म 4B क्या है, समय मिल रहा है हमको कि हाँ कि इंसान, मतलब अब तुरंत जरूरी नहीं है कि वो तुरंत खत्म हो गया, ठीक है, सीरियस पड़ा है बेचारा, कुछ दिन हॉस्पिटल में है, तो अब उसको हमको पता चला कि यार वो सीरियस हो गया या खत्म हो गया, तो फॉर्म 4B में बाद में भेजना है। और फॉर्म 4C, कोई मतलब इंजर्ड था वो वापस ड्यूटी में आ गया तो 15 दिन, ये याद रखिएगा, 15 दिन के अंदर अपने को वापस आ गया है, तो फॉर्म 4C 15 दिन के अंदर, तो अपना आप नोट्स में इसको बना लीजिएगा कि कौन से कितना दिन है, ये भी कंफ्यूजन होता है, ओके। कोई लौट कर आता है तो 15 दिन याद रखिए, कोई इंजर्ड पर्सन लौट कर आया विद इन 15 डेज ऑफ द इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग टू ड्यूटी, ये फॉर्म 4C 15 दिन,
ठीक है, कोई लौट के आया तो 15 दिन, कोई खत्म हो गया तो 7 दिन। ये सब कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, साफ साफ आप लिखिएगा। 4B ऐसे लिखिएगा 7 दिन। अभी नोट्स भी हम देख लेंगे। 4C आपका 15 दिन। 4B क्या है, कोई डेथ हो गया, किल्ड हो गया। ओके, डेथ हो गया। और ये क्या है, लौट कर आया, रिटर्निंग लिख लीजिए। इस तरीके से आप नोट्स अपना बनाते चलिए, अपने बुक के साइड में ही लिखते रहिए, ताकि आप, मैं तो बोलूँ बुक से ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स अपना बनाना है, वो भी ज़रूरी है, नोट्स से आपको अच्छा हेल्प मिलता है। ओके, अब बुक के अगल बगल में सब रंग दीजिए। ये हो गया हमारा नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। क्लियर। अब क्या है, नोटिस ऑफ डिसीज पढ़ते हैं अपन। देखिए, सेक्शन 25 एक्ट में डिसीज बहुत से दिए हैं, जो आपका ये देखिए, इसमें पीडीएफ में दिखा देता हूँ। देखिए क्या क्या नोटिफाइड डिसीजेस है, इसके बारे में आप एक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। सिलिकोसिस, ओके, न्यूमोकोनियसिस, ये सब, मैग्नीज पॉइजनिंग, कैंसर ऑफ लंग्स, स्टोमक, प्लेरा, ठीक है, ये सब है। एस्बेस्टोसिस, नॉइज इंड्यूस्ड हीरिंग लॉस, कोई सुनना ही जिसका कान ही खराब हो गया। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट विद केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल्स लग गए जिससे हमारे, ठीक है, ये सब हो गया। पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियम और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से कुछ डिसीज हो गया। ये सब हमारे नोटिफाइड डिसीज में है, इसको एक्ट में आप डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ये सब डिसीजेज हैं। तो इस वाले केस में क्या होगा, क्या है, व्हेन एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन कॉन्ट्रैक्ट्स एनी डिसीज इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द ऑफिशियल गैजेट अंडर सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 25 एक्ट में, एक बार रिपीट कर दे एक्सीडेंट को, ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं एक्सीडेंट को, एक बार डिसीज देख लीजिए, उसके बाद एक्सीडेंट को एक बार और रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, सेक्शन 25 में जो मैंने अभी दिखाया, वो डिसीज में से कोई भी नोटिफाइड डिसीज हो गया, तो ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या करेगा, 3 दिन के अंदर, मैनेजर को पता चला भैया इसको नोटिफाइड डिसीज हो गया, जो सेक्शन 25 में, ठीक है, न्यूमोकोनेसिस वगैरह लंग्स डिसीज है, डस्ट से होता है, तो ठीक है, माइंड से रिलेटेड कारण के कारण क्या डिसीज उसको होता है, उसको नोटिफाइड डिसीज बोलते हैं। तो क्या करेगा, 3 दिन, साफ साफ लिखा है क्या है, 3 दिन के अंदर क्या करेगा, 3 दिन जैसे उसको पता चला, 3 दिन के अंदर क्या करेगा, फॉर्म 5 है। ओके, फॉर्म 5 है ना इसका, नोटिफाइड डिसीज का फॉर्म 5 है। फॉर्म 5 में, ठीक है, नोटिस फॉर्म 5 में भेजेगा, किसको किसको भेजेगा, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल, मैंने बताया था, मेडिकल वाले को भेजेगा, क्योंकि डिसीज की बात हो रही है तो मेडिकल के इंस्पेक्टर को भेजना पड़ेगा। ओके, रेगुलेशन 8 एक बार और रिपीट करेंगे, पहले इसको देख लीजिए। इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल को भेजना, डीएम और कंपनसेशन अथॉरिटी। अब देखिए, उसको माइंस के कारण डिसीज हुआ है, इसलिए उसको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, इसलिए कंपनसेशन अथॉरिटी यहाँ साफ साफ लिखा है। तो अपन क्या है, एक बार और इसको देख लेते हैं, नोटिफाइड डिसीज को एक बार और बताते हैं क्या क्या इसमें आया। नोटिफाइड डिसीज में देखिए क्या है, सेक्शन 25 एक्ट जो अभी मैंने दिखाया था, उनसे रिलेटेड कोई भी डिसीज हुआ उसको नोटिफाइड डिसीज कहते हैं। अगर किसी को ऐसा डिसीज होता है, तो ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या करेगा, 3 दिन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, 3 दिन याद रखना है हम लोग को, कि हम मैनेजर को पता चला 3 दिन के अंदर, तो क्या करेगा उसको, फॉर्म 5 में, ठीक है, फॉर्म 5 है। ओके, फॉर्म 5 में भेजना है, किसको भेजेगा, CI, RI, DM, ठीक, और इंस्पेक्टर ऑफ मेडिकल, ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल, इंस्पेक्टर ऑफ माइंड मेडिकल्स, और क्या, कंप्लेंट अथॉरिटी फॉर कंपनसेशन। इस तरीके से आप बुक के बगल में लिख लीजिए और नोट्स अपना बनाते रहिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या 3 दिन के अंदर भेजना है, फॉर्म 5 में भेजना है, और किसको किसको भेजना है ये लिख लीजिए, CI, RI, DM, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल, और कंपनसेशन अथॉरिटी। कंपनसेशन अथॉरिटी क्यों, क्योंकि भाई उसको माइंस के कारण डिसीज हुआ है, तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। क्लियर। चलिए एक बार नोटिस ऑफ एक्सीडेंट रिपीट करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, देखिए, सबसे पहले क्या था, मान लीजिए आपके माइंस में एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या क्या करेंगे उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले आपके माइंस में एक्सीडेंट हो गया, तो आप तुरंत RI को टेलीफोन, स्पेशल मैसेंजर, फैक्स, ईमेल से तुरंत भेजेंगे, जैसे आपको पता चला, तुरंत आपका पहला काम है RI को बताना। उसके बाद क्या है, एक्सीडेंट के 24 घंटे के अंदर फॉर्म 4A में भेजेंगे, CI, RI, DM को। ठीक है, RI को देखिए यहाँ दोबारा भेज रहे हैं,
इस केस में कंपनसेशन मिलेगा बिल्कुल। नोटिफाइड डिसीज मतलब क्या है, देखिए लंग डिसीज होता है डस्ट के कारण, ठीक है। रेडियो एक्टिव, रेडियो मतलब ये माइंस एक्ट सिर्फ खदान के लिए तो मतलब कोयले खदान के लिए तो था नहीं, ठीक है। तो उसमें जो भी रेडियो एक्टिविटी के कारण भी डिसीज होती है, या जो भी डिसीज हो रहा है जो वर्किंग के कारण डिसीज हो रहा है, इसलिए भाई वो अपना मतलब जो भी बीमारी उसको मिला, उसको खदान के कारण मिला, उसलिए उसको कंपनसेशन मिलता है। देखिए हाँ, कहाँ थे अपन, एक्सीडेंट का ना, तुरंत अपन आरआई को भेज दिए, फिर 24 घंटे के अंदर फॉर्म 4A में सीआई, आरआई और डीएम को भेजना है। यदि सीरियस लॉस हो गया, इस केस में क्या है, यदि लॉस हुआ, अभी एक्सीडेंट बताया हमने, ठीक है, एक्सीडेंट ही हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट में कोई खत्म हुआ हो या सीरियस हुआ हो। तो यदि कोई खत्म हो गया, सीरियस हो गया, तो कंपनसेशन अथॉरिटी को भी बताना पड़ेगा। ये जो हमारा ये लाइन था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कौन बताएगा, ऑनर एजेंट और मैनेजर, कोई ऑनर एजेंट और मैनेजर बताता है। अब क्या है, एक इंपॉर्टेंट था, नोटिस बोर्ड में 14 दिन से कम, 14 कम से कम 14 दिन, नॉट लेस देन 14 डेज, ये इंपॉर्टेंट था। 14 दिन से कम के लिए हम नोटिस बोर्ड में नहीं, है ना, 14 दिन के अंदर हम कम से कम 14 दिन के लिए नोटिस बोर्ड में लगाएंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, ठीक है। कौन लगाएगा, ऑनर एजेंट और मैनेजर लगवाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, शायद इसमें कंफ्यूजन हुआ हो आपको। एक क्या है, एक्सीडेंट हुआ, कुछ कोई सीरियस हो गया, ठीक है, कोई सीरियस हो गया, या कोई रिपोर्टेबल इंजरी था। तो ये सीरियस इंजरी से यदि कोई खत्म हो गया, ठीक है, या फिर कोई खत्म हो गया, तीन चीजें हो सकती है। एक्सीडेंट से क्या हुआ, एक्सीडेंट से तीन चीजें हुई, कोई खत्म हो गया, ठीक है, किल्ड, कोई खत्म हो गया, कोई सीरियस हुआ, और कुछ रिपीटेबल इंजरी है। ओके, तो किस केस में ये वाला लाइन क्या कहता है, कोई खत्म हो गया और कोई सीरियस था, वो उसका वो सीरियस था, हॉस्पिटल में भर्ती था और वो खत्म हो गया, ठीक है, और कोई रिपोर्टेबल इंजरी था, वो सीरियस में कन्वर्ट हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे, सॉरी ये इलेक्ट्रिकल वाला था, ये वाला जो ऊपर बता रहा हूँ, ये वाला लाइन है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, आपको 24 घंटे के अंदर ये CIRI DM को बताना है कि हमारे माइंस में कोई था, वो सीरियस पड़ा हुआ था, वो खत्म हो गया, या रिपोर्टेबल था, वो सीरियस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये तो भाई खत्म हो रहा है और सीरियस में कन्वर्ट हो रहा है, तो कंपनसेशन अथॉरिटी को भी बताना है इसमें। ओके, और ये लाइन था कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को भी हमें तुरंत बताना पड़ेगा कि आपके इलेक्ट्रिसिटी के कारण कुछ एक्सीडेंट हुआ है। क्लियर हुआ, ये हो गया। और क्या था, ये वाला फॉर्म 4B में बताना है, कोई खत्म हो गया या सीरियस में कन्वर्ट हुआ तो फॉर्म 4B में बताना है। और 4C में क्या बताना है आपको, 4C में 15 दिन के अंदर बताना है कि ये इंजर्ड था, ये वापस लौट कर आ गया, ठीक है, इसको 7 दिन के अंदर बताना है। वही चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर DM को देना है फॉर्म C वगैरह भी, ठीक है। क्लियर है, फॉर्म 4C नोटिस किन्हीं को देना होता है क्या, और देना होता है तो कितने दिनों में। फॉर्म 4C साफ साफ देखिए यहाँ लिखा है 15 डेज, विद इन 15 डेज, ठीक है, 15 दिन के अंदर फॉर्म C देना है। ओके, मतलब किसी को इंजरी हो गया, वो खदान में लौट कर आ गया है, तो उसके लौटने के 15 दिन के अंदर हमें देना है कि भैया वो लौट कर आ गया है। नोटिस ऑफ डिसीज कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस नोटिफाइड डिसीजेज रहेंगे, और उसमें 3 दिन, ये याद रखना है, नोटिफाइड नोटिस ऑफ डिसीज 3 दिन के अंदर, और फॉर्म 5 फॉर्म, इसमें इस वाले जो चैप्टर था ना, उसमें फॉर्म का खेल है। आपको फॉर्म याद रखना है कि कौन सा फॉर्म कौन से उसमें देना है। CIRI DM को 15 दिन। चलिए, ये हो गया आपका चैप्टर 2 कंप्लीट। चैप्टर 3 में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं समय नहीं है, अरे संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे यार, आपका संडे को छुट्टी रहता है, अपन संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, कंप्लीट होगा, कैसे नहीं होगा, सब हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। थोड़ा सा अब क्या है, स्पीड पकड़ेगा। अब सिद्धार्थ सर आपके आ जाएंगे, सिद्धार्थ सर का शादी था, निपट गया है, अब 1-2 दिन उनको टाइम दीजिए थोड़ा, उसके बाद वो आएंगे, है ना। और पूरा क्लासेस होंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ओपन क्लास का कल मैं क्लास लूंगा। ओपन कास्ट का क्लासेस कब से शुरू होगा, कल मैं, कल संडे है, कल सुबह CMR ले लेते हैं, शाम को अपन ओपन कास्ट का क्लास ले लेते हैं, ठीक।
ओके, फॉर्म 4 भी 7 डेज, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद किए फिर। नॉन टेक्निकल कब से होगा? आज कितना तारीख हो गया यार, 12 तारीख हो गया ना। चलो आज मैं ना नॉन टेक्निकल का आपको कंफर्म करता हूँ, मैं बात करता हूँ नॉन टेक्निकल के। क्या मैं ही अभी थोड़ा सा 2 दिन से बिजी था, बात हो नहीं पा रहा था। नॉन टेक्निकल आपका जल्द से जल्द कल, 2-3 दिन के अंदर, कल परसों चालू कराने का पूरा कोशिश करते हैं। हाँ फॉर्म सी। एक मिनट, क्या कन्फ्यूजन हो रहा है आपको? फॉर्म सी 7 डेज एंड फॉर्म, हाँ फॉर्म सी क्या, क्या लिखे हो? फॉर्म सी 15 दिन भाई। ठीक है, फॉर्म सी 15 दिन, ये क्लियर रखना। ठीक है, एक बार और इसको बताता हूँ, चलो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है आपको। फॉर्म सी पहले है क्या, ये बताइए, फॉर्म सी क्या था? कहाँ गया नोटिस ऑफ एक्सीडेंट ना, ये फॉर्म सी 15 दिन, जो इंजर्ड पर्सन लौट कर आएगा, फॉर्म सी 15 दिन, ये याद रखिएगा। फॉर्म बी क्या हो रहा है कि आपका कोई सीरियस पड़ा हुआ है। ओके, फॉर्म सी 15 दिन याद रखिए, फॉर्म 4 बी 7 दिन याद कीजिए। ठीक है, कोई सीरियस पड़ा हुआ है या रिपोर्टेबल है, सीरियस में कन्वर्ट हो गया, तो जैसे मैनेजर को पता चलेगा कि भैया ये सीरियस था, खत्म हो गया, तो उसके 7 दिन के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप नोट्स बनाइए ना, फॉर्म 4B 7, फॉर्म 4C 15। क्लियर? इस तरीके से आप साइड में लिख लीजिए, या आप जब भी नोट्स बनाएंगे इस तरीके से लिखिए, फॉर्म 4B 7 दिन, खत्म होने के 7 दिन के अंदर बताएगा, और ये 15 दिन के अंदर बताएगा। चलिए अब चालू करते हैं। ये जो अपना चैप्टर 3 है, इसमें देखिए क्या है ना, जो बोर्ड ऑफ जो डीजीएमएस एग्जाम लेता है उसके बारे में बात होगा। ठीक है, जो भी हम बात करेंगे वो क्या, किसके बारे में बात करेंगे? डीजीएमएस जो एग्जाम लेता है। क्लियर है? ये एक दिमाग में रखिए, ये चैप्टर 3 है, जो डीजीएमएस एग्जाम लेता है, गैस टेस्टिंग से लेके फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। सबसे छोटा एग्जाम क्या ले रहा है? गैस टेस्टिंग। और सबसे बड़ा एग्जाम क्या ले रहा है? सबसे बड़ा एग्जाम ले रहा है आपका ये फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। माइनिंग का सबसे बड़ा, डीजीएमएस का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। ठीक, तो जो भी हम बात करेंगे फॉर्म 6 से भाई, एक मिनट ना, फॉर्म 6 अभी पढ़े नहीं है। फॉर्म 6 रेगुलेशन 117 है, इसको अपन पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा रेगुलेशन 117। फॉर्म 6 जब पढ़ेंगे तो अपन उसको बता देंगे। ठीक है, नोटिफाइड डिसीज भाई देखो, ज्यादातर लंग्स में ही अफेक्ट करता है, स्किन अफेक्ट करता है। ठीक है, कुछ केमिकल से स्किन खराब हो जाते हैं, डस्ट से लंग्स खराब हो जाते हैं, आपका आँख, वो हियरिंग लॉस होता है, बहुत ज्यादा आप साउंड में काम कर रहे हैं तो कान खराब हो जाता है, ये सब नोटिफाइड डिसीज में है। एक्ट 25 में आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ओके, फॉर्म 6 और 7 देखिए क्या है, एक बार बता देता हूँ। एक सौ रेगुलेशन कितने दिन के अंदर है वो मुझे क्लियर नहीं याद है, थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा उसको। ये चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस विजिट करते हैं, उसमें उनको कुछ कमी नजर आता है, तो वो फॉर्म 6 भरते हैं। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो उसको, हम्म, हम्म, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो ये एक बार अच्छे से बताएंगे। अभी क्या है, इसको थोड़ा सा खोल के देखना पड़ जाएगा अपने को, क्या कंप्लीट भी करना है। देखो 1 घंटा बीत गया पता नहीं चला, है ना, अपन आगे भी पढ़ना है। और फॉर्म 7 मैनेजर रिपोर्ट्स, मैंने बताया कि मैनेजर आता है, एक मैनेजर जाता है। ठीक, तो मैनेजर जाने आने वाला एक दूसरे को, मतलब जाने वाला आने वाले को चार्जिंग देता है, समझ लो, तो चार्ज रिपोर्ट फॉर्म 7 भरते हैं। आगे पढ़ेंगे क्लियर होगा, याद रखिए बस ये सब देना रहता है। चलिए चैप्टर 3 में आते हैं। इसमें जो भी बात होगा वो डीजीएमएस जो एग्जाम लेता है उसी से रिलेटेड बात हो रहा है, इस चीज को माइंड में रखिएगा। ठीक है, सबसे छोटा एग्जाम आपका जीटी हो गया। आजकल आप लोगों का तो जीटी एग्जाम खत्म कर दिया, लेकिन फील्ड वाले भी है जो माइनिंग सरदार ओवरमैन का एग्जाम देते हैं। ठीक है, माई फील्ड वाले जो हैं, जो हमारे जनरल मजदूर में मान लीजिए घुसे हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, है, तो उनके लिए जीटी अभी भी अवेलेबल है। तो जीटी से लेके फर्स्ट क्लास, सबसे बड़ा एग्जाम क्या हो गया? फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। भाई 2 दिन से क्लास नहीं ले पाया, संडे को कल 2 क्लास हो रहा है, संडे को आपका ऑफ रहता है, फिर भी संडे को अपन क्लासेस ले रहे हैं, थोड़ा मजबूरी था, क्लास नहीं हो पाया, अब कंटिन्यू रहेगा। ओके,
फॉर्म 6 में मैंने अभी बताया ना यार, इसको हम पढ़ेंगे बाद में कि चीफ रेगुलेशन 117 में पढ़ेंगे कि चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर अगर कुछ खदान में जाते हैं, कुछ उनको कमी नजर आता है तो वो फॉर्म 6 भरते हैं। ओके, इसको ओवरव्यू जैसा ये लेके रखिए, बाकी अपन कर लेंगे इसको। ओके, बढ़ते हैं भाई, देखो टाइम कम है अपने पास। कल कौन सा क्लास लेंगे वो सब आपका अपडेट में टाइमिंग वगैरह सब हो जाएगा। ओके, देखो एक जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो डीजीएमएस के एग्जाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 10वां रेगुलेशन नंबर 10 क्या कहता है? बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन देयर शैल बी कंस्टिट्यूटेड अ बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। जो भी एग्जाम होता है जीटी से लेके फर्स्ट क्लास तक, जीटी से लेके फर्स्ट क्लास तक जो भी एग्जाम होता है उसके लिए एक बोर्ड बनाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। एक मतलब कुछ लोगों का एक टीम बनता है जिसको बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन कहते हैं। ओके, हेयर इन रेफ्टर अब बोर्ड, जहां जहां बोर्ड आएगा मतलब वो समझ लीजिए बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। क्लियर? द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर। बोर्ड में क्या होता है? एक चीफ इंस्पेक्टर रहता है जो कि उसका चेयरमैन रहता है। डीजीएमएस का कौन हेड है? चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर बोर्ड का क्या रहेगा? चेयरमैन रहेगा। क्लियर? बोर्ड का चेयरमैन कौन है? चीफ इंस्पेक्टर। एंड 5 मेंबर पोसेसिंग डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। देखो, जो बोर्ड हमने बनाया जो एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराएगा, ठीक है, एक समझ लो बोर्ड है, एक टीम है, उसमें क्या है? 5 ऐसे लोग रहेंगे जिनके पास माइनिंग इंजीनियरिंग है। माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। चेयरमैन उसका कौन रहेगा? चीफ इंस्पेक्टर। मतलब सीआई प्लस 5 मेंबर, इस तरीके से आप याद कीजिए, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर आपका चेयरमैन है, चीफ इंस्पेक्टर आपका चेयरमैन है, और 5 मेंबर रहेगा जिनके पास माइनिंग में डिग्री रहेगा, ठीक है। मेंबर्स पोसेसिंग डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। क्लियर है? बोर्ड में कौन कौन है? चीफ इंस्पेक्टर चेयरमैन है प्लस 5 मेंबर रहेंगे जिनके पास माइनिंग डिग्री का माइनिंग इंजीनियरिंग का डिग्री है, ठीक। अब माइनिंग इंजीनियरिंग सिर्फ होने से नहीं होगा, अब उनके साथ क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, सर्टिफिकेट वगैरह आगे पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए। अब देखिए, ये जो 5 मेंबर है उनके पास और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? ये और वर्ड देखिए, ठीक है, या तो पांचों ये हो सकते हैं या तो और लिखा है, लेकिन नीचे एक कंडीशन ये भी है, उसको हम बताएंगे, ठीक है। क्या होना चाहिए? डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ वो 5 लोगों के पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 2 years इन मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन। 2 साल से कम का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी पहले चारों को डिस्कस करते हैं, फिर क्या कंडीशन है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। एक क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा क्या है कंडीशन? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है? किसी सर्विस इन इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग एजुकेशन इन माइनिंग इंजीनियरिंग, मतलब कोई प्रोफेसर हो सकता है आपके किसी एजुकेशन, मतलब किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना चाहिए या उसी के लेवल का है, ठीक है। और चौथा क्या है? एंगेजमेंट इन माइनिंग रिसर्च और प्लानिंग, ठीक है। माइनिंग से जो अपना रिसर्च प्लानिंग में लगे हुए हैं माइनिंग में, उनका उनमें से एक होना चाहिए। अब देखिए, एक चीज इसमें बता रहा हूँ ना, 6 मेंबर टोटल होगा जिसमें एक चीफ इंस्पेक्टर होगा और 5 मेंबर होंगे जिनके पास माइनिंग। टोटल कितने हैं अपने? 6 मेंबर है बोर्ड में। ओके, चीफ इंस्पेक्टर आपका चेयरमैन है और उसके अलावा क्या है? 5 मेंबर है जिनके पास डिग्री इन माइनिंग होना चाहिए। अब वो 5 के पास, अब देखिए ये जो क्या लिखा है ना, प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड शैल बी सो कॉन्स्टिट्यूटेड दैट इट शैल इंक्लूड एटलीस्ट 3 मेंबर्स पोसेसिंग क्वालिफिकेशन लेट डाउन इन क्लॉज एंड बी। मतलब ये चीज जो लिखा है, इसका कहने का मतलब ये है कि 5 में से 3 मेंबर ये दोनों में से होने चाहिए, कम से कम 3 मेंबर ये दोनों में से होना चाहिए, एटलीस्ट 3, ठीक है, एटलीस्ट 3, मतलब कम से कम 3 मेंबर ये दोनों में से होने चाहिए, उनके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 2 साल का हो, ठीक है। ये 5 मेंबर में से ये, और क्या लिखा है? एटलीस्ट 1 मेंबर प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन लेट डाउन इन क्लॉज सी एंड डी। ये सी एंड डी है, उनमें से एक मेंबर कम से कम होने चाहिए। अब देखिए क्या था कंडीशन? सीआई चीफ इंस्पेक्टर चेयरमैन प्लस 5 मेंबर। एक मिनट, सॉरी। अब ये कंडीशन हो सकता है कि पांचों ये हो जाएं,
ठीक है, पांचों हो जाए या तीन, कम से कम तीन हो। ठीक है, और एटलीस्ट वन मेंबर प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन लेट डाउन आइदर इन क्लास सी और डी। मतलब ये कहना ये चाह रहा है, मैं अच्छे से इसको एक बार और बताता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है कि चीफ इंस्पेक्टर चेयरमैन और पांच मेंबर, ठीक है, पांच मेंबर इन सब में से होंगे। लेकिन या तो ये पांचों हो सकता था, लेकिन क्या कंडीशन दे दिया, ये दोनों में से एक लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये दोनों से एक लेना पड़ेगा। तो या तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो पांच मेंबर रहेंगे उनमें से कम से कम तीन मेंबर इससे रहेंगे और कम से कम एक मेंबर इससे रहेंगे। ठीक है, पांच होना है, अब इससे चार भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन एक ये दोनों से लेना ही है। क्लियर? हाँ भाई, चेयरमैन को लेके छह मेंबर, देखिए इस वर्ड को ध्यान दोगे आप। ठीक है, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, आप इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा है। द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर एंड मतलब और, चीफ इंस्पेक्टर और पांच मेंबर रहेंगे। ठीक है, तो आपका टोटल छह है, ये क्लियर रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। ठीक है, क्या लिखा है, चीफ इंस्पेक्टर जो कि चेयरमैन रहेगा, और एंड लिखा है मतलब और पांच मेंबर रहेंगे, छह रहेंगे मेंबर, ये चीज को क्लियर रखिएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, चीफ इंस्पेक्टर प्लस पांच मेंबर। ओके, अब ये पांच मेंबर में से ये जो हमने क्वालिफिकेशन बताया, उनमें से कम तीन ऊपर वाले को लेना है और एक नीचे वाले को लेना है। ठीक है, ये चार भी हो सकते हैं। ओके, और एक ये चार प्लस वन एक हो गया। क्लियर हो रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? ये जो लाइन लिखा है ना आपका, ये वाला लाइन, एक मिनट बता रहा हूँ, ये वाला जो लाइन लिखा है इसमें ये कह रहा है कि आपका कम से कम तीन मेंबर ए बी से रहना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट थ्री मेंबर ए बी से होना चाहिए, और एक मेंबर आपका सी और डी से होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये कम से कम तीन मतलब तीन तो है, लेकिन चार भी हो सकते हैं। एटलीस्ट थ्री मतलब तीन में है, चार प्लस वन हो सकते हैं। ठीक है, और ये इनमें से तीन प्लस दो हो सकता है। क्लियर हो रहा है? चलिए, पांच मेंबर है, उनके पास क्वालिफिकेशन ये है, और ऊपर वाले से तीन लेना है कम से कम, चार भी हो सकते हैं, चार प्लस एक हो जाएगा। या तो क्या होगा, नीचे से दो ले लीजिए, ऊपर से तीन ले लीजिए, मतलब तीन से कम नहीं होना है। ऊपर वाला जो कंडीशन है फर्स्ट क्लास 2 साल का एक्सपीरियंस, वो तीन से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो थ्री प्लस टू हो गया तो पांच हो गया। क्लियर? या तो फोर प्लस वन हो गया तो पांच हो जाएंगे, फोर प्लस वन हो गया तो पांच हो जाएंगे। एक कहाँ बचा भाई? मैं बोल तो रहा हूँ, या तो ऊपर से चार नीचे से एक ले लो, या तो ऊपर से तीन नीचे से दो ले लो, लेकिन नीचे वाला एक से कम नहीं होना चाहिए और ऊपर वाला तीन से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया ना? समझ में आ रहा है? या तो ऊपर से तीन ले लो, नीचे से दो ले लो, तीन प्लस दो पाँच हो गया। एक से कम नहीं होना चाहिए, दो ले सकते हैं, एक से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ क्लियर हुआ? और या तो फिर फोर प्लस वन ले लो, ऊपर वाला चार ले लो और नीचे वाला एक ले लो। ये नीचे वाले एक से कम नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला तीन से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, एवरी मेंबर ऑफ द बोर्ड अदर देन चेयरमैन, चेयरमैन को छोड़ के जितने भी मेंबर है उनका कितना कार्यकाल रहेगा, 3 साल का। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अंटिल हिज सक्सेसर इज अपॉइंटेड विच एवर इज लेटर। देखिए, चेयरमैन को छोड़कर जितने भी मेंबर है उनका कार्यकाल कितना है, 3 साल का है। ये ध्यान इंपॉर्टेंट रखिए। बोर्ड कौन बनाता है भाई? बोर्ड आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, यहाँ लिखा हुआ है। बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, चलिए, यहाँ हो गया। अब क्या, एवरी एवरी मेंबर ऑफ द बोर्ड, हाँ, कहाँ थे अपन, जितने भी मेंबर है चेयरमैन को छोड़ के। ठीक है, चेयरमैन को छोड़कर जितने भी मेंबर हैं उनका कार्यकाल कितना है, 3 साल का रहेगा। ये साइड में आप लिख लीजिए, कार्यकाल कितना है, चेयरमैन को छोड़ के जितने मेंबर है उनको 3 साल का रहेगा। कोई भी मेंबर बीच में रिजाइन दे सकता है, कोई बात नहीं, चेयरमैन को रिजाइन देगा। ठीक है, कोई भी मेंबर आपका चेयरमैन को रिजाइन देगा। अ मेंबर अपॉइंटेड अंडर क्लॉज सी ऑफ रेगुलेशन 2 shall cease to hold office upon his ceasing to serve। हाँ, अब देखिए, सब रेगुलेशन 2, क्लॉज सी ऑफ सब रेगुलेशन 2 मतलब क्या, आपका जो प्रोफेसर की बात हो रही थी। ठीक है, जो प्रोफेसर है, यदि उसको किसी कारणवश इंस्टीट्यूट से हटाया जाता है
तो आप उसका यहाँ भी यहाँ से भी उसको हटना पड़ेगा, ठीक है। shall cease to hold office upon his ceasing to serve in any such institution as is referred in that case, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है कि क्लॉज सी ऑफ रेगुलेशन 2 जो है वो क्या बात रहा था, डिग्री होना चाहिए, सॉरी प्रोफेसर होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूट में। यदि किसी कारणवश उसको इंस्टीट्यूट से हटाया जाता है तो उसको बोर्ड से भी हटा दिया जाएगा। क्लियर हुआ, ये क्या था? शॉर्ट नोट्स को फॉलो करें। चलो लो, शॉर्ट नोट्स में आपको बताते हैं। मैं क्या बोल रहा था ना, पहले अपन इसको बता देते, इससे पढ़ लेते, फिर शॉर्ट नोट्स से करेंगे तो आसान होगा। शॉर्ट नोट्स में कुछ कुछ चीजें छूट जाती है ना। एक मिनट, शॉर्ट नोट से आपको बताते हैं, चलिए और क्लियर होगा इस चीज को। देखिए, शॉर्ट नोट से एक बार बता देता हूँ, क्लियर होगा। ओके, जो अभी हम पढ़े उसको देखते हैं ना। शॉर्ट नोट्स अपन बताते हैं यार, एक बार उसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं ना तो थोड़ा आसान होता है। क्या था बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जाम में? देखिए 5 मेंबर्स होते हैं एक्सक्लूडिंग चेयरमैन। 5 मेंबर एक्सक्लूडिंग चेयरमैन मतलब चेयरमैन को मिला के 6 होते हैं। क्लियर? जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग रहेगा, फर्स्ट क्लास नॉलेज सर्टिफिकेट, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 2 इयर्स, सर्विस इन इंस्टीट्यूशन रिपोर्टिंग, ठीक है, इंग्लिश मैनेजर। देखिए इस अब नोट्स में देखिए वो चीजें छूट गया जो मैंने 3+1 4+ 3+2 4+1 बताया, वो चीज नोट्स में छूट गया। अब उससे क्वेश्चन पूछ देगा तो आपका क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं नोट्स इसलिए नोट्स से मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है। अब ये जो चीज मैंने बताया था 3+2 वाला, ठीक है, ये चीजें नोट्स में आपको समझ में ही नहीं आएगा, है ना, इसलिए मैं नोट्स बाद में बताता हूँ, पहले एक बार उससे बता देता हूँ, फिर इससे बताता हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ इस नोट्स में उस वाला चीज का कहीं जिक्र ही नहीं है कि 3+2 वाला जो मैंने बताया अभी। ओके, चलो कोई बात नहीं। अब आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि 5 1 1 1 2 3 4 5 5 मतलब एक एक सब इसी में है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो हम पढ़े हैं वैसा है, ठीक। चलिए। अब क्या है, अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। बोर्ड कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। बोर्ड मेंबर्स 3 साल का उनका कार्यकाल रहता है। एक बार वही वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसमें आएंगे ना तो आपको थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन है वो दूर रहेगा। चलिए उसी को अपन डिस्कस करते हैं पहले, है ना। हम्म। शॉर्ट वाले शॉर्ट में चले जाते हैं दोस्त, इसलिए इतना लॉन्ग लॉन्ग में क्या होता है, थोड़ा जो भी है टाइम लगता है, लेकिन सटीक चीज आता है अपने पास। ओके, चलिए देखते हैं अब। क्या था, कोई भी कभी भी रिजाइन दे सकता है। अ मेंबर में एट एनी टाइम रिजाइन इज ऑफिस बाय नोटिस इन राइटिंग एड्रेस टू चेयरमैन। रिजाइन कोई भी दे सकता है। ओके, किसको देगा? चेयरमैन को रिजाइन देगा। 5 मेंबर्स जो भी हैं वो किसको रिजाइन देंगे? चेयरमैन को रिजाइन देंगे, ठीक है। ए मेंबर अपॉइंटेड क्रॉस सी और डी, सी ऑफ सब रेगुलेशन 2 मतलब जो प्रोफेसर की बात हमने किया था, यदि उसको आप उसके इंस्टीट्यूट से किसी कारणवश हटाया जाता है तो उसे बोर्ड से भी हटा दिया जाएगा। ये क्लियर हुआ। अ पर्सन अपॉइंटेड टू फिल अ वैकेंसी कॉज बाय रीजन ऑफ डेथ रेजिग्नेशन, मान लीजिए कोई मेंबर है, 5 मेंबर है, उनमें से एक का डेथ हो जाता है तो उसके जगह जो आएगा वो मान लीजिए 2 साल रहा और उसका डेथ हो गया। ये 5 में से एक मेंबर 2 साल रहा और उसका, सॉरी, 2 साल रहा और उसका डेथ हो गया, तो जो उसके जगह पे आएगा वो अगले 1 साल ही काम करेगा, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है? अ पर्सन अपॉइंटेड टू फिल अ वैकेंसी कॉज बाय रीजन ऑफ द डेथ, रीजन। चीफ इंस्पेक्टर देखो यार, आखिरी आखिरी बनते हैं, वो रिटायरमेंट तक रहता है, जब तक उसको रिटायर नहीं हो जाता तब तक वो चीफ इंस्पेक्टर रहता है। और या तो उसको उस पद से जब तक हटा नहीं दिया जाता है, किसी कारणवश बीच में हटा सकते हैं, ठीक है। उसका कार्यकाल कुछ ऐसा है नहीं, चीफ इंस्पेक्टर डीजीएमएस का हेड होता है। 60 साल की उम्र तक, जब वो रिटायर होता है तभी हटता है, या किसी गलती के कारण उसको हटाया जाता है तब तक उसका कार्यकाल रहता है। चेयरमैन आपका चीफ इंस्पेक्टर है। चीफ इंस्पेक्टर तो जब तक वो रिटायर नहीं होगा चीफ इंस्पेक्टर रहेगा, ठीक है। या उसको उस जगह से ट्रांस वो सॉरी उस जगह से उसको हटाया ना जाए तब तक चीफ इंस्पेक्टर रहेगा, ठीक है।
हाँ, अपन कहाँ से रिजाइन दे सकता है। प्रोफेसर अगर हटा तो उसे भी हटा दिया जाएगा। अ पर्सन अपॉइंटेड टू फिल अ वैकेंसी काउज्ड बाय रीजन, रीजन को, हाँ मैंने क्या बोला, ये 5 मेंबर है, उनमें से यदि किसी कारण बीच में रीजन से किसी का डेथ हो गया 2 साल वो रह चुका था, 2 साल बाद उसका डेथ हो गया, तो अगला जो रिमेनिंग 1 साल है उसके लिए जो उसके जगह आएगा वो अगले 1 साल के लिए आएगा। ठीक है? A person who holds or who has held office of member of the board such as other provisions resolution eligible for reappointment। हाँ, अब ये जो 5 मेंबर थे उन्हें रीअपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है। मान लीजिए 5 साल जैसे आपकी सरकार चली, सॉरी 3 साल सरकार चली, तो उसके बाद उसको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप एक बार बन गए तो दोबारा मेंबर नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार आप मेंबर बन गए हो तो दोबारा मेंबर नहीं बन सकते। ठीक है, 3 साल आपका कार्यकाल खत्म हुआ, फिर रीअपॉइंटमेंट उनका हो सकता है। अ मेंबर ऑफ द बोर्ड अदर देन चेयरमैन शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स। जो उन्हें पैसा मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फिक्स किया है उसके उधर मिलेगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इंस्पेक्टर नॉमिनेटेड इन दिस बिहाफ बाय द चीफ मिनिस्टर शैल एक्ट एज द सेक्रेटरी टू द बोर्ड हेयर आफ्टर द एज द सेक्रेटरी। चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा, एक इंस्पेक्टर को नॉमिनेट कर देगा, तो वो क्या काम करेगा, सेक्रेटरी का काम करेगा, सेक्रेटरी टू द बोर्ड। बोर्ड का सेक्रेटरी ही क्या करेगा, मीटिंग वगैरह जो बुलाता है वो सब। अब चीफ इंस्पेक्टर देखो भाई बड़ा आदमी, वो खुद तो काम का संभालेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, एक अपना सेक्रेटरी बनाएगा, सेक्रेटरी बोर्ड का सेक्रेटरी कहलाएगा वो। ठीक है, एक चीफ इंस्पेक्टर एक जन को नॉमिनेट करेगा, वो क्या करेगा, बोर्ड का सेक्रेटरी का काम करेगा। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर बड़ा आदमी, वो तो थोड़ी ना नोटिस वोटिस देगा सबको, तो वो क्या करेगा, एक इंस्पेक्टर नॉमिनेट कर देगा, उस अपने जगह एक इंस्पेक्टर नॉमिनेट करेगा, वो सेक्रेटरी का काम करेगा। क्लियर? अब देखिए, नॉट विथस्टैंडिंग एनी कंटेंट इन सब्डिविजन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये 3 साल कंप्लीट ना हो तो भी बोर्ड को चेंज कर सकता है। अब कोई कंप्लेन कर रहा है कि बोर्ड यार बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा है, ये वो, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला तो सेंट्रल, क्या दब गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि कार्यकाल होने से पहले ही वो ये बोर्ड को खत्म कर सकता है। ठीक है, 3 साल होने से पहले ही। रिम्यूनरेशन मतलब जो उनको पैसा मिलेगा यार, एक्स्ट्रा पैसा, बोर्ड का काम कर रहे हैं जो उनको पैसा मिलेगा ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगा, मतलब पेमेंट मान के चलिए। तो ये हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो आपका समय से पहले ही बोर्ड को खत्म कर सकता है, या मतलब रिकंस्टिट्यूट मतलब दोबारा बोर्ड को बना सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है। ठीक है, यहाँ तक हो गया बेटी। सॉरी। क्या है, मीटिंग ऑफ द बोर्ड, मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी हेल्ड, मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी हेल्ड एज एंड व्हेन द चेयरमैन कंसीडर्स देम नेसेसरी। जब भी चेयरमैन को लगेगा, चेयरमैन कौन, चीफ इंस्पेक्टर, जब भी चेयरमैन को लगेगा कि मीटिंग करना जरूरी है, ठीक है, अनलेस अदरवाइज डिसाइड बाय चेयरमैन, ऑल मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी हेल्ड एट धनबाद। मीटिंग कब करेंगे, जब चेयरमैन भाई को लगेगा कि अब मीटिंग करना जरूरी है, ठीक है, कोई एग्जाम लेना है या कुछ करना है, चेयरमैन को मीटिंग करने का लगेगा जरूरी है, तो वो क्या करेगा, धनबाद सबको नोटिस भेजेगा। वो अभी नीचे पढ़ेंगे कैसे भेजेंगे, कहाँ भेजेगा, डिसाइड बाय चेयरमैन ऑल मीटिंग्स ऑफ बोर्ड शैल बी हेल्ड एट धनबाद। जितना भी मीटिंग होगा वो कहाँ होगा, धनबाद में। डीजीएमएस की बात हो रही है ना, डीजीएमएस की एग्जाम की बात, तो जितना भी मीटिंग होगा वो धनबाद में होगा। क्लियर है? कब होगा, जब चेयरमैन को लगेगा कि मीटिंग करना जरूरी है, कोई एग्जाम लेना है या कुछ भी। ठीक है, अब देखिए ये एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन शायद आज किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, नहीं आपके नहीं, दूसरे ग्रुप में आया था। फॉर एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड, जो भी मीटिंग होगा, नॉट लेस देन 10 days प्रायर नोटिस इंटीमेटिंग द टाइम, ये एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। ठीक है, कुछ जो मीटिंग करना है तो मीटिंग करने से कुछ दिन पहले बताना पड़ेगा ना जितने भी मेंबर है उनको कि भाई हम मीटिंग करना चाहते हैं। फॉर एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड नॉट लेस देन 10 days प्रायर नोटिस intimating a time and place of the proposed meeting signed by the chairman or the secretary shall be given to each member who is not absent from India। मतलब क्या, जो भी मेंबर हैं उनको 10 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि हम मीटिंग करना चाहते हैं। ओके, क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि मीटिंग जब करना चाहेगा तो कितना दिन पहले आपको बताना पड़ेगा, तो 10 दिन पहले। ठीक है, नॉट लेस देन 10 clear days।
जो सारे मेंबर को देंगे जो इंडिया में हैं अवेलेबल, जो अब इंडिया से बाहर नहीं गए। ठीक है, क्लियर है? 10 दिन याद रखना है अपने को, और सारे मेंबर को आपको नोटिस देना है कि भाई बोर्ड का मीटिंग होना है। कहाँ भेजेगा ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, रेजिडेंशियल प्लेस में भेजेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ मेंबर रहते हैं वो उनके रेजिडेंशियल प्लेस में भेजेगा। ओके। और क्या उस नोटिस में क्या रहेगा, जो भी वहाँ डिस्कस होने वाला है उसके बारे में लिखा रहेगा। क्या लिखा है? अ लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ बिजनेस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एट दैट मीटिंग। ओके, उस मीटिंग में जो भी आपका डिस्कस होना है उस वो सारा चीजें आपके उस नोटिस में दिखा रहेगा। ठीक है, जो 10 दिन पहले हमने नोटिस भेजा उसमें सब कुछ लिखा रहेगा कि किस मैटर में हम मीटिंग करना चाहते हैं। भाई मुद्दा पता होना चाहिए, है ना? ठीक है। अब जो ऊपर बात हुआ, अर्जेंट में भी मीटिंग बुलाया जा सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ अर्जेंसी, कोई इमरजेंसी आ गया, ठीक है, तो क्या चेयरमैन क्या करेगा? मेंबर्स ओनली 2 डेज एड एडवांस। मान लो इमरजेंसी कुछ मीटिंग करना है तो 2 दिन पहले आपका नोटिस दे सकता है। ये क्या था, नॉर्मल में 10 दिन में पहले नोटिस देना है, और कुछ इमरजेंसी चीजें हो गई, इमरजेंसी आपको मीटिंग करना है तो 2 दिन पहले भी नोटिस देख के आप मीटिंग बुला सकते हैं। नोटिस मतलब यार एक ये कुछ देखिए, इसमें फॉर्म मेंशन नहीं है, जो आप लिखे हो ना इसमें फॉर्म मेंशन नहीं है। आप एक नोटिस, जैसे आपको आता है कि भाई आपका इस दिन मीटिंग है, जैसे हमारा अभी वेज बोर्ड का मीटिंग हो रहा है तो उसको कोई फॉर्म में तो है नहीं। आप वेज बोर्ड मीटिंग का नोटिस देखे होगे, बुलाता है कोल इंडिया, अभी वेज बोर्ड का मीटिंग चल रहा है ना हमारे यूनियन और कोल इंडिया के बीच में। तो उस तरीके से एक नोटिस दे देता है कि आपका इस तारीख को यहाँ आपका मीटिंग है, कोई फॉर्म मेंशन नहीं है। ठीक है। हाँ, क्लियर। इमरजेंसी केस में 2 दिन, भाई इमरजेंसी है 2 दिन के अंदर आइए हमको मीटिंग करना है, और नॉर्मल चल रहा है तो 10 दिन के अंदर आपको बताया जाएगा। अब देखो, हर मीटिंग का हेड कौन रहेगा? चेयरमैन। द चेयरमैन शैल प्रिसाइड एट एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड। हर मीटिंग का हेड कौन रहेगा? चेयरमैन। चेयरमैन मतलब चीफ इंस्पेक्टर। इफ द चेयरमैन इज एब्सेंट, मान लीजिए किसी कारण से चेयरमैन एब्सेंट है, तो मेंबर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी एक्ट को इलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आप हमारे चेयरमैन रहेंगे। ठीक है, और उसके पास पूरा पूरा पावर रहेगा चेयरमैन से। किसी कारणवश चेयरमैन अब्सेंट है, ठीक है, इमरजेंसी हमको मीटिंग करना ही है और चेयरमैन अब्सेंट है, तो उस केस में क्या कहेगा, मेंबर जो रहेंगे पांचों उनमें से कोई एक अपने चुन लेगा कि भाई आप चेयरमैन रहेंगे और आपके पास सारे पावर रहेंगे। ओके। हाँ, और कोई भी मीटिंग तब तक नहीं होगा जब तक कम से कम 3 मेंबर अवेलेबल ना हो, इंक्लूडिंग द चेयरमैन आर प्रेजेंट। इंक्लूडिंग देखिए, चेयरमैन को मिला के कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए। नो बिजनेस शैल बी ट्रांजेक्टेड, मतलब तब तक वो मीटिंग नहीं होगा जब तक उसमें 3 मेंबर प्रेजेंट ना हो, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। चेयरमैन को मिला के कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए, तभी मीटिंग होगा, वरना मीटिंग नहीं होगा। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि मीटिंग आपका कब नहीं होगा, तो कम से कम 3 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन, चेयरमैन को मिला के कम से कम 3 मेंबर होगा तभी मीटिंग होगा। ये नहीं कि एक दो लोग आ गए तो चलो भाई मीटिंग कर लेते हैं। ठीक है। और प्रोवाइड दैट इफ एट एनी मीटिंग, किसी मीटिंग में देर इज नो कोरम एज अ कोरम मतलब ये जो 3 मेंबर वाला जो बात हुआ है, ये अगर फुलफिल नहीं होता है तो मीटिंग वहां ऑटोमेटिकली नहीं होगा। दैट मीटिंग सेल ऑटोमेटिकली स्टैंड अनजर्न। ठीक है, वो मीटिंग क्या होगा, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और अगला 7 दिन टू अ डेट विच इज 7 डेज लेटर इफ द डे इज पब्लिक हॉलीडे टू द नेक्स्ट वर्किंग। मान लीजिए मैंने 10 तारीख को मीटिंग बुलाया, यहाँ 3 मेंबर से कम लोग आ गए, चेयरमैन को मिला के। हम्म देखो, मान लो मैंने 10 तारीख को मीटिंग बुलाया, आज 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर को मैंने मीटिंग बुलाया, लेकिन 3 से कम लोग आए, चेयरमैन को मिला के 3 लोग भी पूरे नहीं हुए, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट 7 डेज में ये चला जाएगा। अब ये 7 तारीख को मान लो 7 तारीख को मान लो पब्लिक हॉलीडे हो गया, ठीक है, मान लो आपका क्रिसमस आ गया, ठीक है, मान लो कोई भी पब्लिक हॉलीडे हो गया, ओके, क्रिसमस या जो भी, जो भी हुआ, तो उस क्या होगा, या तो अगले 7 दिन खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा, और मान लीजिए 7वां दिन पब्लिक हॉलीडे है तो उसके अगले दिन 8वां दिन आपका वो बोर्ड मीटिंग होगा। क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, 3 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन लिखा है, साफ साफ वर्ड लिखा है इंक्लूडिंग चेयरमैन, मतलब चेयरमैन को मिला के कम से कम 3 लोग होने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना है। मान लीजिए आज मैंने मीटिंग बुलाया, यहाँ 3 लोग नहीं पहुंच पाए, 3 से कम पहुंचे, तो ऑटोमेटिकली अगला 7वां दिन, ठीक है, 7 दिन बाद ऑटोमेटिकली आपका होना है। अगर वो
पब्लिक हॉलीडे हो गया, कोई त्योहार पड़ गया, दिवाली, दशहरा कुछ भी पड़ गया, तो उसके नेक्स्ट वर्किंग डे में आपका मीटिंग होगा। 3+1 नहीं समझ में आया? नहीं बाबा, 3 इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग साफ साफ वर्ड लिखा है, ठीक है। 3+1 नहीं, आपका चेयरमैन को मिला के 3 होने चाहिए, एटलीस्ट 3 मेंबर। 3+1 कंफ्यूज मत होइए, चेयरमैन को मिला के आपका 3 मेंबर होना चाहिए। ये चीज क्लियर हुआ? अगर नहीं हुए तो अगला 7 दिन बाद होगा। अगर 7वां दिन आपका हॉलीडे पड़ गया, कुछ दिवाली, दशहरा जो भी, ठीक है, गांधी जयंती, तो उसके नेक्स्ट डे में आपका होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा है यार बोर्ड में, हाँ ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। एंड द टाइम, प्लेस एंड एजेंडा फॉर द असेंबली सेल अनचेंज्ड। और जो 10 क्या बोला, जो 7 दिन बाद आपका हुआ है, वो आपका एजेंडा वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, टाइम वगैरह जो आपका नोटिस में दिया सब कुछ सेम होगा। मतलब मेंबर को पता होना चाहिए कि आज मीटिंग नहीं हुआ तो नेक्स्ट 7 दिन के बाद होगा, और उसी टाइम पे होगा, और क्या एजेंडा है वो सब पता होना चाहिए। सॉरी। ठीक है, जितने मेंबर हुआ, ये ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए क्या। ऑल मैटर्स विच द बोर्ड रिक्वायर्स कंसिडरेशन फ्रॉम इंडिया व्हेन एनी मैटर्स रेफर टू सरप्लस पेपर अंडर क्लॉज, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, सॉर्ट करते हैं थोड़ा। द सेक्रेटरी शेल बिफोर द बोर्ड ए लिस्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांसलेटेड एट द मीटिंग। हम्म। हाँ, सेक्रेटरी क्या, मीटिंग चालू हुआ तो सेक्रेटरी क्या करेगा, बोर्ड के सामने पूरा वो एक एजेंडा टाइप लिख के रखेगा कि ये एजेंडा है, ताकि बोर्ड उस पे अपना चालू करेंगे। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट ये आया 14 पॉइंट, देखिए। 10 दिन वाला रिपीट कर दें? ये 10 दिन नहीं है, सॉरी, ये मैंने ना 10 दिन नहीं है बॉस, ठीक है। ये दिन में कंफ्यूज हो जाएगा आपको, मैं एक डेट बता रहा हूँ। मैं 10 को एज्यूम करने बोला था, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होगा। मान लो क्या हुआ था, मीटिंग बुलाया हमने किसी एक डेट को, ठीक है, मान लो किसी एक डेट को बुलाया। यहाँ क्या हुआ, आपका कोरम कंप्लीट नहीं हो पाया, 3 से कम लोग आया, तो वो क्या होगा, अगले 7 दिन बाद होगा। ये मतलब मेंबर को क्लियर होना चाहिए कि आज इस डेट पे नहीं हो पाया तो 7 दिन बाद होगा, ठीक है। वो 10 में कंफ्यूज हो रहा था, डेट लिख लीजिए। किसी एक डेट को बुलाया तो आज कंप्लीट नहीं हो पाया कोरम, मतलब 3 लोग से कम रहे, तो नेक्स्ट 7 दिन, 7 दिन बाद आपका होगा, ये क्लियर होगा। मान लीजिए 7वां दिन कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ गया, दिवाली, दशहरा, कुछ भी, 2 अक्टूबर या जो भी, तो उसके नेक्स्ट डे होगा। या 7वां दिन होना है, अगर कोई पब्लिक डे हॉलीडे हुआ तो 8वां दिन पे आपका वो मीटिंग होगा। ये मेंबर्स को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वो 10 दिन आप कंफ्यूजन से हटाइए, कोई भी एक डेट है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। 14 पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट है कि एवरी मीटिंग मैटर एट अ मीटिंग शैल बी डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एट सच मीटिंग। मतलब जो भी मीटिंग में मेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे, जो डिसीजन होना है वो मेजोरिटी पे होगा, वोटिंग से होगा, ठीक है। डेमोक्रेसी है, ये नहीं कि चेयरमैन जो बोल दिया वही होना है। डेमोक्रेसी, 5 में से 3 जो सहमत है, उस तरीके से आपको जो भी फैसला होगा। तो थोड़ा सा बचा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे। ये 10वां नंबर कंप्लीट, 2-4 पॉइंट बचा है, उसको फिर कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी कल करते हैं ना। एवरी में ये क्लियर हो गया, वोट से होता है, कुछ भी डिसीजन लेना है वो वोट से होगा। एवरी मैटर रेफर टू द मेंबर बाय सर्कुलेशन डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी ओपिनियन अंडर द चेयरमैन जस्ट इट्स रेगुलर मीटिंग टू बी हेल्ड लेटर। कोई बात नहीं, ये हो गया, ये पॉइंट क्लियर नहीं था। इन केस ऑफ इक्वल डिवीजन ऑफ वोट्स, और हाँ, मान लीजिए इक्वल डिवीजन ऑफ वोट्स हो गया, ठीक है, द चेयरमैन शैल हैव अ कास्टिंग वोट और ओपिनियन। अब क्या है, 4 मेंबर मान लो अवेलेबल थे, दो दो वोट दिए कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब क्या, बराबर हो गया वोटिंग, तो क्या हो गया, तो दो दो वोट दिए, तो इसमें क्या है, चेयरमैन फिर अपना वोट दे सकता है कि वो किसके साथ जाना चाहता है। 5 मेंबर थे, मान लीजिए 4 ही आए, तो दो दो वोट अपना दिए उन्होंने कि ये होना चाहिए, ये बोल रहा है ये होना चाहिए, ये बोल रहा है ये होना चाहिए, तो चेयरमैन के पास ये पावर है, वो किसको वोट देना चाहता है। ठीक, ये हो गया आपका क्लियर। द मिनट्स तो रिकॉर्डेड, मिनट्स मतलब देखिए, ये जो मिनट्स वर्ड ना, मतलब आपके मीटिंग में क्या क्या हुआ वो लिखते जाएगा कोई, ठीक है, कि हाँ पहले चेयरमैन ये ने ये बोला। आप मिनट्स मतलब मीटिंग में जो कुछ भी बात होता है उसको एक पॉइंट वाइज लिखा जाता है, तो उसको मिनट्स कहते हैं, ठीक है। द मिनट्स, इसको ध्यान दीजिएगा, मिनट्स में कंफ्यूज मत होइएगा। मिनट्स क्या होता है, मीटिंग में जो जो बातें होती है उनको एक पॉइंट वाइज लिखा जाता है, ताकि
बाद में हम उसको रिव्यू कर सके कि हाँ पिछले मीटिंग में ये बातें हुई थी, कौन क्या बोला था। ठीक है, तो मिनट्स यही होता है, मिनट्स में कंफ्यूज मत होइएगा। द मिनट्स फॉर रिकॉर्डेड शैल बी कंफर्म्ड एट द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड साइंड बाय द चेयरमैन इन टोकन। मिनट्स क्या होता है ये क्लियर रखिएगा, वो रिकॉर्ड होता है, वो क्या करेगा नेक्स्ट मीटिंग में आपका बताएगा। हाँ ये हो गया, द चेयरमैन पावर ड्यूटीज कन्फर्ट अपॉन हिम अंडर दिस रेगुलेशन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट ऑल इंपॉर्टेंट पेपर्स मैटर्स, ठीक है, ये जरूरी नहीं है ऑर्डर कैरिंग और डिस्कस हैव पावर टू रेफर एंड डिस्कस ऑर्डर, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं था, इसको स्किप करते हैं। चेयरमैन अगर टेम्पररी एब्सेंस है किसी भी रीजन से, लीव और अदरवाइज ऑथराइज एनी मेंबर ऑफ द परफॉर्म एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड टू परफॉर्म ऑल और एनी ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन ड्यूरिंग सच एब्सेंस। अब चेयरमैन क्या है, किसी रीजन से एब्सेंट है तो वो क्या करेगा, किसी एक मेंबर को पूरा ऑथराइज दे देगा कि आप चेयरमैन का काम कर सकते हैं। अब चेयरमैन है, कहीं बाहर फॉरेन ट्रिप पे जा सकता है कंपनी से रिलेटेड, या फिर मान लीजिए बीमार पड़ सकता है, तो वो क्या करेगा, किसी को ऑथराइज कर देगा कि आप चेयरमैन की तरह काम कर सकते हो। Unless the chairman otherwise directs, all proceeding of the board shall be conducted in camera and regarded as confidential। ठीक है, जितना भी मीटिंग हो रहा है वो कैमरा के अंदर में होगा और उसको कॉन्फिडेंशियल रखा रहता है, पब्लिक नहीं किया जाता है। चलिए, ये थोड़ा बोर्ड ऑफ मीटिंग थोड़ा बड़ा था इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया, कोई बात नहीं। अब छोटे छोटे रेगुलेशंस आएंगे, वो जल्दी 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 आपका हो जाएगा। कल अपन चैप्टर 3 कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो ये था सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट। देखो ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट, मतलब एक चीज़ नज़र देखोगे तो बोलोगे क्या ही, लेकिन भाई एग्जामिनर का क्या भरोसा यार, कहीं से भी कुछ भी उठा के फेंक सकता है। आप टेंशन मत लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी लग रहा होगा बहुत बड़ा है। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना उसको अपन स्किप करके आगे बढ़ेंगे। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारा दिया हुआ है, अननेसेसरी उसको नहीं पढ़ेंगे। सरदार ओवरमैन का ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे और मैनेजर वगैरह का पढ़ लेंगे। ठीक है, वाइंडिंग इंजन मैन, ये सब इधर उधर का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किप करेंगे तो अपन जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। और लास्ट में अगर समय बचा तो जो इधर ऑन क्या नाम है सप्लायर का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है, ये सब का अपन बाद में अगर टाइम बचा तो पढ़ लेंगे, वरना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ के अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर उधर से तो आपका माइनिंग पार्ट आ जाएगा तो और इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा। ये सब हमको लेकिन पता होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया। कोई बात नहीं, कल अपन 2 क्लास लेंगे, सुबह एक क्लास लेंगे, टाइम अपडेट हो जाएगा रात तक। और शाम को अपन ओपन कास्ट चालू करते हैं ना, ओपन कास्ट का डिमांड है आप लोगों का। ओपन कास्ट अपन शाम को चालू करते हैं, फिर मंडे को जो रहेगा शेड्यूल अपडेट हो जाएगा। ओके, ये आज मैं पीडीएफ अभी अपलोड कर देता हूँ, क्लास जैसे खत्म होता है वैसे ही अपलोड कर देता हूँ। थोड़ा सा पीडीएफ अपलोडेड था लेकिन एक जगह सब हो जाएगा तो आपको आसानी होगा। चलिए फिर कल इसको रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे, है ना। आज यहीं खत्म करते हैं, कल अपन कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है फिर, थैंक यू।